हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम गैलेड्रियल नाम की एक एल्फ लड़की की आवाज़ को सुनते हैं जो कहती है कि शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि गैलेड्रियल ही है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही होती है। वो एक नाव बनाती है कागज का और उसे एक नदी में बहा देती है। बच्चे सोचते हैं कि कागज का नाव कैसे तैरेगा, लेकिन गैलेड्रियल यकीन के साथ कहती है कि ये नाव तैरेगा। लेकिन बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो चिल्लाती है कि पत्थर मत फेंको, लेकिन उसका नाव डूब जाता है। वो अपने दोस्तों पर हमला करती है गुस्से में। तभी वहाँ पर गैलेड्रियल का बड़ा भाई आता है जिसका नाम है फिनरॉड, और वो अपनी बहन को रोकता है और वो अपनी बहन से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है कि नाव तैरते क्यों है जबकि पत्थर डूब जाता है। इसका जवाब है कि पत्थर सिर्फ गिरना जानता है। तो वही नाव की खास बात यह है कि वो ऊपर के उजाले को देखता है, नीचे पानी में गहराइयों में अंधेरा नहीं। गैलेड्रियल पूछती है कि कभी कभी लहरों की चमक और ऊपर की रोशनी बिल्कुल एक जैसी लगती है। समझ ही नहीं आता कौन सी रोशनी सही रास्ता दिखाएगी। इसका जवाब फिनरॉड अपनी बहन को उसके कान में बोलता है। गैलेड्रियल बोलती है कि वो अकेले ये सब कैसे करेगी। फिनरॉड उसे कहता है कि तुम्हें यह रास्ता खुद चुनना होगा। इसके बाद हमें गैलेड्रियल बताती है कि उनका दुश्मन मॉर्गोथ उनकी दुनिया से उनका रोशनी छीनने आया था। तब सभी ने इसका विरोध किया और एल्फ की सेनाएं जंग की मैदान में उतरे और उन्होंने अपना घर वैलिनोर को छोड़ दिया। इसके बाद वो लोग चले गए एक ऐसी जगह पे जहाँ अजीबोगरीब शक्तियाँ और जानवर रहते थे। उस जगह का नाम है मिडिल अर्थ यानी मध्य धरती। लेकिन उनके दुश्मन वहाँ भी आ गए और मध्य धरती इस युद्ध से उजड़ गया। उनके दुश्मन मॉर्गोथ को हारना तो था, लेकिन उसकी सेना ऑर्क कोने कोने तक फैल चुके थे और वो लोग बढ़ रहे थे। और ये सब करना था एक शातिर जादूगर सौरॉन का, जो मॉर्गोथ का सबसे बड़ा शागिर्द है। गैलेड्रियल के भाई फिनरॉड ने यह कसम खाई थी कि वो उसे मार देगा, लेकिन उन्होंने पहले उसके भाई फिनरॉड को ढूंढ लिया और उसे मार दिया। और उसके शरीर पर एक निशान होता है। गैलेड्रियल अपने मरे हुए भाई को देखकर बहुत दुखी होती है और गैलेड्रियल प्रण लेती है कि वो अपने भाई के मरने का बदला जरूर लेगी। और इसीलिए गैलेड्रियल निकल पड़ी सौरॉन की खोज में, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। साल दर साल बीत गए और धीरे धीरे सौरॉन के दिए गए दर्द को वो लोग भूलने लगे, पर गैलेड्रियल नहीं भूली। फॉरवर्ड वेथ में हम गैलेड्रियल और उसके पलटन को देखते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, और गैलेड्रियल अपने टुकड़ी की कमांडर होती है। दूसरा एल्फ उसे समझाता है कि शायद हम जो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा। ऑर्क को सालों से नहीं देखा गया और रात होने वाली है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी के साथ रात में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन रात में बहुत तेज तूफान आता है और उनका आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। पर वो लोग देखते हैं कि उन्हें जहाँ आना था वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी के साथ उस जगह आती है और मॉर्गोथ के मरने के बाद ये वही जगह है जहां उसके ऑर्क जमा हुए थे। वो सभी आगे बढ़ते हैं पर देखते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। वो सभी एक बड़े से दीवार को तोड़ते हैं और अंदर उन्हें बहुत बड़ा सा जगह मिलता है जहाँ उन्हें कुछ जली हुई डेड बॉडीज दिखती हैं। गैलेड्रियल को ये देखकर लगता है कि शायद ये काला जादू किया गया है, लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। गैलेड्रियल एक पत्थर के ऊपर पानी गिराती है और पानी गिराते ही वहाँ वही साइन बन जाता है जो उसने अपने भाई के शरीर पर देखा था। और वो दूसरे एल्फ को कहती है कि बाकी लोगों को बोलो कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा एल्फ कहता है कि हमें महीनों पहले घर लौटने का आदेश दिया गया था। गैलेड्रियल इस पर कहती है कि घर वो भी जाना चाहती है, लेकिन जब तक उनके दुश्मन का नामो निशान नहीं मिट जाता वो घर नहीं लौटेगी। तो वहीं बाहर एक दूसरे एल्फ को एक स्नो ट्रोल मिलता है जो बहुत बड़ा सा राक्षस है और वो उन पर हमला करने लगता है। गैलेड्रियल आवाज़ सुनकर बाहर आती है और वो बड़े बहादुरी से उस ट्रोल से लड़ती है और उसे मार डालती है। अब इस हमले के बाद सभी यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ रुकना नहीं चाहते, लेकिन गैलेड्रियल यहाँ से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी टुकड़ी अब उसका साथ नहीं देने वाले। अब दूसरे जगह रोवेनियन में हम देखते हैं दो शिकारियों को एक जगह से गुजरते हुए और उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, पर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ से गुजर जाते हैं हम देख पाते हैं कि उस जगह हॉबिट्स छुपे हुए थे।
उन आदमियों के जाने के बाद वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हॉबिट्स का मानना है कि यात्रियों का यहाँ पर आना एक बुरा संकेत है। उसके बाद हम एक छोटी बच्ची नोरी को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। वो लोग जंगल में जाकर बेरी खाते हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर एक जानवर के पैर के निशान को देखता है और ये देखकर नोरी घबरा जाती है। लेकिन वो छोटे बच्चे से कहती है कि शायद ये कोई कुत्ते का पैर का निशान होगा और वो अपने पीछे उस बड़े से जानवर को देखती है और ये देखकर वो सारे बच्चों को वापस घर चलने को बोलती है। उन बच्चों के वहां से निकलने के बाद वो बड़ा सा जानवर वहां आ जाता है। हाई एल्फ के कैपिटल लिंडन में हम एलरॉन्ड को देखते हैं जो अपने एक बुक पर काम कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसे अगले काउंसिल मीटिंग में आने से मना किया गया है और उसकी दोस्त उसे मिलने आई है, यानी कि गैलेड्रियन। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो एलरॉन्ड को बताती है कि सॉरॉन शायद भाग निकला है और उसे वो निशान दिखाती है, पर उसे पता नहीं कि अब वो कहाँ है। इसलिए वो अपनी नई सेना को लेकर उसे ढूंढने जाना चाहती है और इसके लिए उसे राजा से परमिशन चाहिए और वो एलरॉन्ड से कहती है कि तुम जाकर राजा से बात करो। लेकिन एलरॉन्ड उसे कहता है कि तुमने राजा के आदेश को ठुकराया है। उन्होंने कहा था कि आगे नहीं बढ़ना, लेकिन फिर भी तुमने अपने खतरनाक सफर को जारी रखा। इसके बाद भी राजा ने तुम्हें सजा देने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि तुम्हें सम्मानित करने के बारे में सोचा है। एलरॉन्ड गैलेड्रियल को समझाता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, लेकिन गैलेड्रियल कहाँ समझने वाली। वो एलरॉन्ड से कहती है कि मुझे महाराजा से मिलवाओ। अब हम हॉबिट्स को देखते हैं और नोरी बाकी बच्चों के साथ अपने घर वापस पहुंचती है और खाना बनाते वक्त वो अपनी माँ मैरीगोल्ड से बात करती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता, ये देखने की इच्छा नहीं होती कि ये नदियाँ कहाँ से आती है, हमारे इस दुनिया के बाहर है क्या। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इस दुनिया में एल्फ, इंसान और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए हम बेफिक्र रह सकते हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि हम लोग एकजुट रहते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। इसके बाद हम महाराजा को देखते हैं जो अपने सेना को सम्मानित कर रहा होता है। इसमें गैलेड्रियल भी शामिल है। राजा उन सभी को कहता है कि इसके बाद उन्हें यानी कि इस सेना की टुकड़ी को पश्चिम में भेज दिया जाएगा, यानी वैलीनोर में, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं बिना युद्ध किए। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो गैलेड्रियल को नहीं चाहता कि वो दोबारा युद्ध में जाए और राजा के आदेशों का पालन ना करे। गैलेड्रियल राजा के दिए गए सम्मान से खुश नहीं है। गैलेड्रियल अपने भाई के स्टैचू के सामने उदास खड़ी होती है और गैलेड्रियल से मिलने के लिए एलरॉन्ड आता है जो कहता है कि ये जीत तुम्हारे वजह से ही है। लेकिन गैलेड्रियल राजा के आदेश को नहीं मानना चाहती। वो उस दुश्मन को ढूंढ निकालेगी जिसने उसके भाई को मारा है, चाहे उसे ये अकेले ही क्यों ना करना पड़े। एलरॉन्ड गैलेड्रियन से कहता है कि उसने ये निशान राजा को दिखाया था और राजा का कहना है कि उनके दुश्मन अब मर चुके हैं। लेकिन गैलेड्रियल ऐसा नहीं मानती। वो एलरॉन्ड से कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो, तुमने उस शैतान को नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। एलरॉन्ड उसे कहता है कि अगर तुम गलत हुई तो पता नहीं तुम कितने एल्फ की जान खतरे में डालोगी, वो भी सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए। एलरॉन्ड उसे समझाता है कि राजा के इस प्रस्ताव को किसी ने कभी नहीं ठुकराया और तुम ऐसा करती हो तो तुम अकेले रह जाओगी, अपने ही दर्द में घुटते रह जाओगी। गैलेड्रियल कहती है कि पश्चिम जाने से भला उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। एलरॉन्ड अपने दोस्त को समझाता है कि तुम्हें पश्चिम जाना होगा और अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक लगता है कि तुम्हारे बातों में सच्चाई है तो मैं खुद उस दुश्मन को खत्म कर दूंगा। अब हम साउथ लैंड को देखते हैं जहां इंसान रहते हैं, पर हम वहां दो एल्फ को देखते हैं। उनमें से एक एरोंडिर होता है जो एक सोल्जर है और इंसान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो एक मधुशाला में आता है और एक लड़का उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि हमें कब तक तुम्हारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। एरोंडिर मधुशाला से बाहर निकलता है और बाहर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है ब्रॉनविन और वो एरोंडिर को एल्फ्रिन का बीज देती है और वो बताती है कि वो इस बीज को एक हकीम से खरीदी थी और इस फूल के पंखुड़ी को मसलने से दवाई बनती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद एरोंडिर जाता है अपने दूसरे सोल्जर मेढोर से मिलने के लिए जो उसका इंतजार कर रहा था। वो एरोंडिर से बात करते हुए कहता है कि इन इंसानों पर नजर रखना कम है जो मुझे तुम पर नजर रखना होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। दोनों किले के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि युद्ध अब खत्म हो चुका है। सारे चौकियों को खाली करने को बोला गया है और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा।
इस बात से एरोंडेर थोड़ा दुखी है, ये सोचकर कि पता नहीं वो अपनी प्रेमिका से फिर कब मिलेगा। वॉच वार्डन एरोंडेर से मिलने आता है और वो बताता है कि वो 79 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और शायद उसे यहाँ पर रहने की आदत हो गई है। वॉच वार्डन उसे पूछता है कि जंग में आने से पहले तुम क्या थे। वो कहता है एक किसान। वॉच वार्डन कहता है फिर तो तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिरे से शुरू होगी। जाते जाते वो एरोंडेर से कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें अब इंसानों पर नजर नहीं रखनी होगी। अब हम ब्रॉनविन को देखते हैं जो अपने घर में अपनी बेटे थियो के साथ दवाई बना रही होती है और उसे मिलने के लिए एरोंडेर आता है। वो एरोंडेर से पूछती है कि तुम मेरे घर क्यों आए हो। एरोंडेर उसके करीब जाता है और ब्रॉनविन कहती है कि तुम जो कहने आए हो वो कह दो। एरोंडेर कहता है कि मैंने तो वो बात तुमसे सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। तभी ब्रॉनविन के घर एक बूढ़ा आदमी आता है अपने बीमार गाय को लेकर, जिसका इलाज ब्रॉनविन को करना होगा। चेक करते समय वहाँ पर एरोंडेन भी आ जाता है और वो आदमी बताता है कि उसकी गाय शायद घास चरते चरते हॉर्डन की ओर चली गई थी और उस गाय के शरीर से दूध की जगह खून निकलता है और इस वजह से एरोंडेन और ब्रॉनविन हॉर्डन के लिए निकलते हैं, ये पता लगाने कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। ब्रॉनविन का बेटा थियो दोनों को देख रहा होता है और वो उस एल्फ को पसंद नहीं करता। इसके बाद उसका बेटा थियो अपने दोस्त के साथ एक बार्न में आता है और कहता है कि उसे अपने दोस्त को कुछ दिखाना है, जहाँ उसका दोस्त थियो की माँ ब्रॉनविन के बारे में बात करता है और कहता है कि पूरा शहर तुम्हारे माँ के बारे में बात कर रहा है कि वो एल्फ के साथ कितना घुल मिल रही है और शायद इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। थियो ने वहाँ कुछ छुपा रखा है और हम देखते हैं कि वो एक तलवार है जो ऑर्क यूज करते थे और थियो उस तलवार में कुछ जलते हुए देखता है। गैलेड्रियल और उसके पल्टन को देखते हैं जिन्हें पश्चिम की ओर ले जाया जा रहा है। उसका दोस्त एलरॉन्ड राजा से बात करते हुए बताता है कि आखिर गैलेड्रियल असलियत में चाहती क्या थी और वो पूछता है क्या अगर वो काला साया सच में है। राजा इस पर कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने जो भी किया है मध्य धरती की भलाई के लिए ही किया है। और वो एलरॉन्ड को कहता है कि मुझे और तुम्हें आने वाले कल को संवारना है। राजा उसे लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर के कला के बारे में पूछता है और कहता है कि वो एक नया आविष्कार करने वाले हैं जो उनके लिए काफी खास है। राजा चाहता है कि एलरॉन्ड कैलिब्रिम्बोर के साथ काम करे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए वहां पर लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर को बुलाया जाता है। अब हम हॉबिट सैडॉक को देखते हैं जो आसमान में तारों को देखकर कहता है कि ये भी उनके लिए बुरा संकेत है, पता नहीं उनके साथ आगे क्या होने वाला है। पर उनकी बातों को छोटी बच्ची नॉरी सुन रही होती है। ये देखकर सैडॉक गुस्सा हो जाता है कि नॉरी हर जगह पहुंच जाती है बात सुनने के लिए। नॉरी उसे पूछती है कि आपने आसमान में क्या देखा। वो कहता है कि आसमान में कुछ अजीब हलचल हो रही है और वो आसमान की तरफ देखती है। एरोंडेर और ब्रॉनविन हॉर्डन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पता चलता है कि ब्रॉनविन का जन्म हॉर्डन में ही हुआ था और एरोंडेर बताता है कि हॉर्डन में कुछ लोगों को मॉर्गॉथ के वफादारी के लिए जाना जाता है। ये सुनकर ब्रॉनविन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे करीबियों के बारे में बात कर रहे हो, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। और एरोंडेर कहता है कि इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। इसके बाद उन दोनों की नजर पड़ती है उस गाँव पर जिसके तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, लेकिन वो गाँव जल कर खत्म हो गया है। इसके बाद हम गैलेड्रियल और उसके पल्टन को देखते हैं जहाज में और उनसे उनका हथियार और उनका आर्मर ले लिया जाता है और हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि गैलेड्रियल को ये पसंद नहीं आता। वो अपने तलवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पर उसे छोड़ना पड़ता है। वो सभी पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं और ऐसा नज़ारा तो उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। बादल के हटते ही तेज रोशनी निकलती है तो वहीं लिंडॉन में महाराजा आसमान में एक आग के गोले यानी कि मीटियोर को देखते हैं। गैलेड्रियल नीचे गिरा हुआ एक तलवार को देखती है और अपने भाई के बातों को याद करती है और हम उस समय के बातों को सुनते हैं जब गैलेड्रियल पूछती है कि आसमान की रोशनी और लहरों की चमक बिल्कुल एक जैसी होती है तो उसे कौन सी रोशनी चुननी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि गैलेड्रियल के भाई ने उसके कान में क्या कहा था, कभी कभी अंधेरे को बिना छुए हम रोशनी में नहीं जा सकते। तो वही हॉबिट भी उस आग के गोले को गिरते हुए देखते हैं तो वही गैलेड्रियल पानी में कूद जाती है और रोशनी के अंदर नहीं जाती अपने बाकी साथियों की तरह। राजा के सामने एक पत्ता गिरता है। राजा उस पत्ते को उठाता है और वो पत्ता काला पड़ने लगता है और उसमें से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। नॉरी उस जगह जाती है जहां वो मीटियोर गिरा है और वहां उसे जो दिखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो असली में आग का गोला था ही नहीं।
बल्कि एक इंसान था। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम गैलेड्रियल को देखते हैं जो समुद्र के बीच में तैर रही होती है और वो रोशनी के अंदर नहीं गई, वो वापस पीछे की तरफ तैरने लगती है। इसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं जो आसमान से गिरा है और वहाँ पर उस आदमी को चेक करने के लिए नौरी आती है और उसके साथ पॉपी भी होती है। दोनों धक्का मुक्की करते हैं और नौरी नीचे गिर जाती है। नौरी उस आदमी के करीब जाती है पर पॉपी उसे कहती है कि वो आदमी जिंदा है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी जाग जाता है और वो नौरी को पकड़ लेता है और अचानक वहाँ जल रहा आग बुझ जाता है। पर जैसे ही वो आदमी बेहोश होता है वो आग फिर से जलने लगता है। ये देखकर नौरी बहुत घबरा जाती है, लेकिन नौरी इस आदमी की मदद करना चाहती है, नहीं तो इस आदमी को यहाँ पर भेड़िए खा जाएंगे और वो पॉपी से मदद मांगती है। सैडॉक को लगता है कि यहाँ कोई टूटता तारा गिरा है और ये बहुत बड़ा अपशकुन है। नौरी और पॉपी उस आदमी को खींचते हुए लेकर जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी कहाँ से आया होगा, ये आदमी है कौन, ये इंसान है या एल्फ है। पॉपी उसे समझाती है कि अगर हमारे लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने एक अजनबी की मदद की है और आगे कुछ भी बुरा होता है तो इसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अब दोनों बात करने में ही बिजी होते हैं और वो आदमी गाड़ी के साथ बढ़ते रहता है। दोनों उसके पीछे भागते हैं। दोनों उस आदमी को आज रात के लिए एक जगह छुपा देते हैं। पॉपी नौरी से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। नौरी कहती है कि उसे लगता है कि ये आदमी उसकी जिम्मेदारी है और वो उसे समझाती है कि ये कहीं भी गिर सकता था, लेकिन ये हमारे पास ही गिरा और उसे लगता है कि इसमें कुछ तो खास है और कोई तो वजह रही होगी कि नौरी इस आदमी से मिली है। वो बस पॉपी का साथ चाहती है। अब हम ब्रॉनविन और एरोंडेर को देखते हैं जो हॉर्डन के गांव तक पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भूकंप आया था। यहाँ ना तो किसी की डेड बॉडी है ना कोई जख्मी है। ऐसा लगता है सब लोग भाग गए या धरती उन्हें निगल गया। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ घर में रहने वाले लोग को ब्रॉनविन पहचानती थी। इस घर में उन दोनों को बहुत बड़ा सा होल मिलता है जो किसी इंसान ने तो नहीं बनाया है। इसीलिए एरोंडेर ब्रॉनविन को कहता है कि तुम जाकर गांव के लोगों को सावधान करो और एरोंडेर इस सुरंग का दूसरा छोर ढूंढेगा। अब हम एक दूसरे जगह एरिगियोन को देखते हैं जहां एल्फ स्मिथ्स रहते हैं और वहां एलरॉन्ड होता है लॉर्ड केली ब्रिम्बल के साथ और वहां पर वो फियोनेर के हथौड़े को देखता है जिससे सिमिलरल्स बने हैं। ये एक ऐसा रत्न है जिसमें वैलिनोर के दिव्य रोशनी है। कैलिब्रिम्बोर बताता है कि मॉर्गोथ को ऐसे रत्नों को चुराने का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसकी नजरें इन्हीं रत्नों पर टिकी रहती थी। पर एक दिन ऐसा आया जब उसके आंख से आंसू का एक बूंद इस रत्न पे गिरा और उसे अपनी बुराई का अक्स दिखा और उसका भ्रम टूट गया। पर कैलिब्रिम्बोर को इससे भी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। वो कहता है कि इस धरती पर खून की नदियां बही हैं, लेकिन वो अब खुशियों का निर्माण करना चाहता है। उसे निर्माण करना है एक महान शक्ति का। एलरॉन्ड पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं। वो कहता है कुछ ऐसा जिसकी चमक क्षितिज तक पहुंचे। इसके लिए उसे एलरॉन्ड की मदद चाहिए और वो उसे एक मीनार की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो ऐसे मीनार में एक बहुत ही ताकतवर भट्टी बनाएगा जो मध्य धरती की किस्मत बदल देगी और इस काम को वो वसंत मौसम तक पूरा करना चाहता है। लेकिन इतना सारा काम इतनी जल्दी कंप्लीट करना, इतने लोग तो शायद राजा के पास भी नहीं होंगे। एलरॉन्ड कहता है क्या आपने बाहर से मदद लेने के बारे में सोचा है। इसके बाद हम खाजा डूम जगह को देखते हैं जहां बौने रहते हैं। एलरॉन्ड बताता है कि यहाँ का प्रिंस ड्यूरिन उसका बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त क्या भाई है। लेकिन दरवाजे पर यह पूछने पर कि एलरॉन्ड है कौन, उसे अंदर आने से मना कर दिया जाता है। एलरॉन्ड दरवाजे के सामने कहता है कि वो बौने को शक्ति परीक्षण की चुनौती देता है, जिसे सुनकर बौने दरवाजा खोल देते हैं। एलरॉन्ड लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर को बोलता है कि मैं आपसे एरिगियोन में मिलूंगा और तब तक मैं इन पर अपना जादू चलाता हूँ। और बौने एलरॉन्ड को अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर एलरॉन्ड की नज़र उनके राज्य पर पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। उसे अंदर लाया जाता है चुनौती के लिए और उसके सामने वहाँ का राजकुमार ड्यूरिन आता है जो कहता है कि अगर ये चुनौती तुम हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। तुम यहाँ कभी नहीं आ सकते और अगर तुम किस्मत से जीत भी गए तो तुम्हारी एक मांग पूरी होगी। अब इस चैलेंज को शुरू करने से पहले वहाँ पर कुछ पत्थर लाए जाते हैं और उन्हें ये पत्थर तोड़ना होगा और प्रिंस ड्यूरिन उस पत्थर को तोड़ देता है और एलरॉन्ड भी। अब अगले दिन नौरी पहुंचती है उस आदमी को चेक करने के लिए, लेकिन देखती है कि उस आदमी को होश आ गया है।
नौरी उस आदमी से बात करने जाती है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर डर जाता है और उसके शक्ति से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, अंधेरा होने लगता है। लेकिन नौरी उसे याद दिलाती है कि कल रात मैंने तुम्हारी मदद की थी। तब जाकर वो आदमी शांत होता है। नौरी उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो उसे बताती है कि मेरा नाम नौरी है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नौरी उसे खाने के लिए घोंगा देती है। हार्टफुट कम्युनिटी में नौरी के पिता नौरी को बुला रहे होते हैं काम करने के लिए, तो वहीं नौरी इस आदमी के पास बैठे होती है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है। और वो आदमी नौरी को कुछ समझाने के लिए मिट्टी पर कुछ बनाने लगता है। नौरी पूछती है कि ये है क्या ये किसी तरह का नक्शा है, पर वो जो बोलता है नौरी को वो कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो चिल्लाने लगता है। अब हार्टफुट कम्युनिटी में यानी कि जहाँ नौरी रहती है वहाँ हादसा हो जाता है नौरी के पिता के साथ, और इसीलिए पॉपी अपने दोस्त को ढूंढते हुए उसके पास आती है, लेकिन वो आदमी भड़क जाता है और नौरी उसे कहती है कि ये लड़की मेरी दोस्त है। पॉपी नौरी को अपने घर लेकर जाती है और पता चलता है कि उसके पिता घायल हो गए हैं। मैरीगोल्ड यानी कि नौरी की माँ बहुत गुस्सा है कि काम के समय नौरी अपने पिता के साथ नहीं थी। वो अपनी बेटी को बोलती है कि बाहर जाकर ठंडा पानी और मिट्टी लेकर आओ। इसके बाद हम गैलेड्रियल को देखते हैं जो समुद्र में अभी भी तैर रही होती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि कोई राक्षस हो। तभी गैलेड्रियल को कुछ इंसान देखते हैं जो शायद समुद्र में अपना रास्ता भटक चुके हैं, और एक औरत गैलेड्रियल को बचाना चाहती है और वो उसे अपने राफ्ट पे उठाती है और उसे पानी पिलाती है। लेकिन एक आदमी काफी क्रूर होता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, और वो झूठ कहती है कि वो अपने जहाज से बिछड़ गई थी। और वो सभी सोचते हैं कि शायद गैलेड्रियल के जहाज को भी उसी समुद्री दानव ने नष्ट कर दिया होगा। लेकिन ये देखकर कि गैलेड्रियल एक एल्फ है, वो इंसान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक जहाज आता है और जहाज देखते ही वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन पता चलता है ये तो उनका ही जहाज है जो 2 हफ्ते पहले लापता हो गया था। और उसके साथ साथ वहाँ समुद्री दानव भी आ जाता है और वो राफ्ट के नीचे चला जाता है। वो औरत गैलेड्रियल को पानी में धक्का दे देती है, ये सोचकर कि एल्फ इस दानव को यहाँ लेकर आई है। गैलेड्रियल उस राफ्ट से दूर तैरने लगती है और हम देखते हैं कि वो समुद्री दानव उन सभी लोगों को मार डालता है। वो थोड़ी देर स्विम करते हुए रुकती है और अपने आसपास देखती है, और उसकी नजर जाती है उसी राफ्ट पे जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन एक छोटे से टुकड़े पर एक इंसान अभी भी जिंदा बच गया है। और वो आदमी गैलेड्रियल की मदद करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम है क्या। वो बताती है गैलेड्रियल, और वो अपना नाम हेलब्रांड बताता है। अब खाज़ाड-डूम में हम उसी चुनौती को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को भारी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर एलरॉन्ड हार मान लेता है क्योंकि वो अपने दोस्त को हारता हुआ नहीं देखना चाहता था। ड्यूरेन अपने दोस्त को यहाँ से निकल जाने को बोलता है। एलरॉन्ड उसे कहता है कि मुझे तुम दरवाजे तक छोड़ने नहीं आओगे। अब जब तक वो लोग दरवाजे तक पहुँचते हैं दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एलरॉन्ड तारीफ करता है कि 20 साल में ड्यूरेन का शहर कितना बदल गया है। लेकिन ड्यूरेन अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा है और कहता है कि तुम मेरी शादी पर भी नहीं आए, तुम मेरे बच्चे के जन्म पर भी नहीं आए, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी आ जाओगे और मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुमने मेरे दोस्ती को ठुकराया है। जाने से पहले एलरॉन्ड कहता है कि काश तुम मुझे माफ कर पाते, काश मैं तुम्हारी बीवी से माफी मांग पाता। इसलिए ड्यूरेन अपने दोस्त एलरॉन्ड को अपनी बीवी डिसा से मिलाने के लिए अंदर लाता है ताकि वो उसकी बीवी से माफी मांग सके, और उसे समझाता है कि तुम माफी मांगकर यहाँ से चले जाना, खाना खाने के लिए हाँ मत बोलना। तभी वहाँ पर ड्यूरेन की बीवी डिसा आती है और वो एलरॉन्ड को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। और एलरॉन्ड माफी मांगता है कि वो बहुत शर्मिंदा है कि वो शादी में नहीं आया। डिसा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने दिन के बाद आए हो तो खाना बिना खाए मत जाना। तभी वहाँ पर ड्यूरेन के दोनों बच्चे आ जाते हैं, दोनों बहुत शैतान हैं। डिसा एलरॉन्ड को कहती है कि तुम इसे अपना घर ही समझो, तुम आराम करो। ड्यूरेन कहता है कि सच में मत समझ लेना। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और डिसा बताती है कि वो और ड्यूरेन कैसे मिले, और दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। और उसकी बीवी उसे समझाती है कि तुम्हारा दोस्त इतने दिनों बाद यहाँ आया है, तुम अभी भी मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो। ड्यूरेन कहता है कि एलरॉन्ड यहाँ पर जरूर अपने काम से आया होगा, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए थोड़ी आया है। डिसा समझाती है कि तुम प्रस्ताव सुन तो लो, आपस में सुलह तो कर लो। एलरॉन्ड पीछे एक पेड़ को देखता है और कहता है कि तुमने उस पेड़ को उगा ही लिया
और ये पौधा है लिंडन के दिव्य वृक्ष का, जो एल्फ शक्ति और ऊर्जा का निशानी है। एलरॉन्ड अब निकलने वाला होता है, लेकिन प्रिंस उसे बैठने को बोलता है और कहता है कि मैं अभी भी नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा प्रस्ताव सुनना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में राजा से बात कर सकूँ। अब हम समुद्र के बीच फंसे गैलेड्रियल और हेलब्रांड को देखते हैं, और हेलब्रांड को लगता है कि शायद गैलेड्रियल उसे झूठ बोल रही है। उसके जहाज पर अटैक नहीं हुआ, वो एक भगौड़ी है, और पूछता है कि तुम किससे भाग रही हो। गैलेड्रियल कहती है कि मुझे मध्य धरती पहुंचना है, तुम्हारे लिए बस इतना जानना बहुत है। और हेलब्रांड बताता है कि उसके घर को ऑर्क्स ने तबाह कर दिया। ये सुनकर गैलेड्रियल उसे पूछती है कि तुम्हारा घर है कहाँ। वो कहता है कि फर्क क्या पड़ता है, वैसे भी सब जलकर खाक हो चुका है। गैलेड्रियल कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुमने जिसे भी खोया है मुझे उसके लिए अफसोस है। और गैलेड्रियल उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट है, क्या ये तुम्हारे राजा की निशानी है, तुम कहाँ से आए हो। पर हेलब्रांड हंसता है और कहता है कि तुम जानकर क्या ही कर लोगी, तुम्हारे पास क्या बहुत बड़ी सेना है जो तुम दुश्मन से लड़ने जाओगी। लेकिन गैलेड्रियल कहती है कि हम जिस दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं उसने मेरे बहुत लोगों को मारा है, जिसका नाम गिनते गिनते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, इसीलिए मैं आराम से तो बैठ नहीं सकती। हेलब्रांड उससे बता देता है कि ऑर्क्स साउथ लैंड में हैं। गैलेड्रियल जानना चाहती है कि वहाँ कितने ऑर्क्स हैं और उनका सेनापति कौन है। हेलब्रांड कहता है कि वो उसकी और मदद नहीं करना चाहता। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक समुद्री तूफान बढ़ रहा है। अब हम साउथ लैंड में देखते हैं ब्रॉनविन भागते हुए अपने गांव पहुंचती है और सभी को बताती है कि हॉर्डन में सब कुछ उजड़ चुका है, वहां किसी की डेड बॉडी थी ही नहीं और एक बहुत बड़ा सा होल था। पता नहीं उस होल को किसने खोदा है, और वो जो कुछ भी है वो हमारे तरफ आ रहा है। लेकिन वॉल्ड्रेक कहता है कि वो किसी झूठी खबर को बढ़ावा नहीं देने वाला, इससे लोग डर में आ जाएंगे। थियो अपने घर पे होता है और उसे अपने घर के फर्श के नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है कि अंदर चूहा होगा, इसलिए वो गुस्से में लकड़ी को तोड़ देता है, लेकिन अंदर चूहा नहीं होता, कुछ और ही है, जिसे देखकर वो डर जाता है। एरोंडेड सुरंग में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। वो वहां से भागने लगता है, पर भागते भागते वो सुरंग के नीचे पानी में गिर जाता है और वो जल्दी जल्दी पानी से निकलता है और अपना तलवार लेकर रेडी रहता है। और पानी के अंदर कुछ तो है जो उस पर हमला करती है। ब्रॉनविन अपने घर पहुंचती है और अपने घर में सब कुछ फैला हुआ देखती है और उसके घर का फर्श टूटा हुआ होता है। वो अपने बेटे को पुकारती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता और वो देखती है कि वो एक जगह छुपा हुआ है। वो अपनी माँ को बोलता है कि आप जल्दी से मदद लेकर आइए, पर ब्रॉनविन बाहर जाने के बजाय वो खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है और सुरंग के अंदर से जो भी निकलता है उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये ऑर्क है और वो अलमारी को तोड़ देता है, और जैसे वो ब्राउनियन पर हमला करने वाला होता है, थियो ऑर्क पे हमला करता है और दोनों उस हैवान से लड़ते हैं और आखिरकार ब्रॉनविन उस राक्षस का सिर काट देती है और गांव के सभी लोगों को दिखाती है और कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो अगले दिन हमें एल्फ के मीनार के सामने जाना होगा। अब इस खतरनाक समुद्री तूफान के बीच गैलेड्रियल समुद्र में गिर जाती है, पर उसे बचाने के लिए हेलब्रांड नीचे कूद जाता है और उसे सेफली ऊपर लाता है। इसके बाद हम उस स्ट्रेंजर इंसान को देखते हैं जो रात में तारों को देख रहा होता है, और नॉरी उससे मिलने के लिए आती है और वो उस आदमी को बताती है कि हमारा कारवां यहाँ से निकलने वाला है बस 3 दिन में, और शायद हम लोग अब बिछड़ जाएंगे। वो आदमी लड़कियों के लालटेन को देखता है और पॉपी के हाथ से लालटेन गिर जाता है और उसमें से जुगनू निकलने लगते हैं, और वो आदमी जुगनू से अपने भाषा में बात करता है। नॉरी सोचती है कि वो आदमी क्या बात कर रहा होगा जुगनू से। इसके बाद वो आदमी जुगनू की मदद से वहाँ नक्षत्र बनाता है। नॉरी कहती है कि उसे पता नहीं है नक्षत्र का क्या मतलब है, लेकिन उसे ये पता है कि ऐसे नक्षत्र कहाँ मिलते हैं। पॉपी जुगनू को अपने हाथ में उठाती है, पर थोड़ी देर में वो जुगनू मर जाता है और धीरे धीरे सारे जुगनू मरने लगते हैं। राजकुमार ड्यूरेन अपने पिता राजा से बात करता है और बताता है कि एल्फ उनसे मदद चाहते हैं, लेकिन उसके पिता एल्फ पर भरोसा करते ही नहीं, और राजा अपने बेटे को एक बॉक्स खोलकर कुछ दिखाता है। इसके बाद हम थियो को देखते हैं जो सामान पैक कर रहा होता है, और वो ऑर्क के तलवार को निकालता है और उसके हाथ के घाव से खून निकलकर उस तलवार की तरफ जाने लगती है और वो तलवार में कुछ होने लगता है। इसके बाद थियो अपनी माँ के साथ और वो गांव के सारे लोग एल्फ के मीनार की ओर चल पड़ते हैं।
अब लास्ट सीन में हम गैलेड्रियल और हेल्फ्रेड को देखते हैं, जिनका राफ्ट एक बहुत बड़े से जहाज के सामने रुकता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एरोंडेर को ऑर्क्स पकड़कर अपने टनल में लाते हैं और वहां वो सारे ऑर्क्स अपने लीडर एडार का नाम करते हैं और वह एरोंडेर को बाहर फेंकते हैं और कहते हैं काम करने के लिए। लेकिन वहां एरोंडेर की मुलाकात होती है उसके साथ ही मेढोर से और वहां वॉच वार्डन भी होता है। वहां बहुत सारे ऑर्क होते हैं जो इंसानों को अपना नौकर बना चुके हैं। गैलेड्रियल को होश आता है एक जहाज में और हेलब्रांड उसे खाने को देता है। दोनों जहाज के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ सब इंसान हैं और उनका कैप्टन गैलेड्रियल और हेलब्रांड से बात करता है और कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उन्हें सुरक्षित अपने घर लेकर जाएगा। गैलेड्रियल उसे पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जहाज का कैप्टन कहता है कि हम घर जा रहे हैं और वो सभी पहुंचते हैं इंसानों के राज्य में जिसका नाम है नूमेनॉर। दोनों बंदरगाह तक पहुंचते हैं और सभी गैलेड्रियल को घूर घूर कर देखते हैं क्योंकि वो एक एल्फ है। हेलब्रांड सोचता है कि इंसान कब से इतना बड़ा राज्य बनाने लगे और गैलेड्रियल हेलब्रांड को इस जगह के बारे में बताती है कि जब मॉर्गॉथ से महायुद्ध हुआ था तब तुम्हारे लोगों ने मॉर्गॉथ का साथ दिया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मॉर्गॉथ के खिलाफ लड़ाई की और तोहफे में वेलोर के देवता ने उन्हें इस आइलैंड को गिफ्ट किया। और बताती है कि पहले वो लोग भी यहाँ पर आया करते थे। एल्व्स यहाँ के लोगों के दोस्त थे, लेकिन एक दिन नूमेनॉर ने एल्फ के जहाज़ों को यहाँ आना बंद कर दिया। उनका संपर्क भी टूट गया। कैप्टन उन दोनों को लेकर महल में आता है। वहाँ मौजूद सभी लोग गैलेड्रियल को घूर घूर कर देखते हैं। क्वीन रीजेंट के सामने उन दोनों को पेश किया जाता है। दोनों अपना सिर झुकाते हैं हेलब्रांड के कहने पर, लेकिन रानी कहती है कि नूमेनॉर में कोई अपना सिर नहीं झुकाता और वो एल्फ से उसका नाम पूछती है। गैलेड्रियल बताती है कि वो कौन है और वो किंग गिल गैलेट के सेना के लिए काम करती है। हेलब्रांड रानी को बताता है कि आखिर वो दोनों कैसे मिले। गैलेड्रियल कहती है कि उसे मध्य धरती जाना है, इसलिए उसे एक जहाज चाहिए, पर ना कहने पर गैलेड्रियल बोलती है कि एल्व्स के मदद से ही आपको ये द्वीप मिला, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। लेकिन रानी उसे कहती है कि ये द्वीप जीतने के लिए उन्हें खून की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन गैलेड्रियल रानी को उल्टा जवाब देते रहती है, जिससे हेलब्रांड थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि गैलेड्रियल कुछ भी बोली जा रही है। इसलिए हेलब्रांड बचाव में आता है और कहता है कि हमें कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहिए ताकि आप लोग आराम से डिसाइड कर सके कि हमारे साथ करना क्या है। इसलिए उन्हें यहाँ 3 दिन रुकने के लिए कहा जाता है, बंदी बनकर नहीं बल्कि यहाँ का गेस्ट बनकर। गैलेड्रियल गुस्सा है कि आखिर हेलब्रांड ने ऐसा क्यों बोला। हेलब्रांड बताता है कि वो वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहता, ऐसे सुंदर जगह को छोड़कर, और वो गैलेड्रियल को ही बोलता है कि तुम्हें भी यहाँ पर शांति मिलेगी। दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है जो होना ही था। चांसलर फेरोजन रानी को कहता है कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। आपके पिता की गलती आप मत दोहराइए। रानी पूछती है कि मुझे कप्तान के बारे में बताओ। चांसलर बताता है कि कैप्टन का नाम है एरंडिल, जो समुद्री रक्षक है, और उसका एक बेटा भी है जो उसी के नक्शे कदम पर चलने वाला है। अब हम एक बहुत बड़े से जहाज को देखते हैं जिसमें बहुत सारे समुद्री रक्षक होते हैं और उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, और उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम है इसिल्डुर, और यही है कैप्टन का बेटा। सारे समुद्री रक्षक समुद्री तट तक आते हैं और फिर इसिल्डुर से मिलने के लिए उसकी बहन आती है। रानी रेजेंट कैप्टन से मिलती है और उसे पूछती है कि इस नाम का मतलब क्या है। कैप्टन कहता है कि जो सितारों से प्यार करता है। रानी कहती है कि एरंडिल का मतलब कुछ और भी है। कैप्टन कहता है कि इसका मतलब है जो एल्फ का दोस्त होता है। रानी इस पर सवाल उठाती है, क्या तुम सच में उनके दोस्त हो? क्योंकि सालों से वो हमारे बीच नहीं आए, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ लाकर हमारे नियम को तोड़ा है। कैप्टन कहता है कि समुद्र ने उन्हें हमारे रास्ते में लाया और समुद्र कभी गलत नहीं होता। रानी उसे काम देती है और उसे एक तलवार दिया जाता है। अब कहानी आती है साउथलैंड में, जहाँ धूप निकलने के वजह से ऑर्क्स परेशान होने लगते हैं। एरोंडेर और बाकी सभी बात कर रहे होते हैं कि ऑर्क्स आखिर उनसे चाहते क्या हैं। क्या वो लोग किसी की खोज में हैं, जिसके वजह से वो लोग हर गांव को बर्बाद कर रहे हैं। और वॉच वार्डन का मानना है कि शायद मॉर्गॉथ का नया उत्तराधिकारी सौरॉन है, जिसे ये ऑर्क्स एडार कहकर बुलाते हैं। और इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि जब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा तब वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तभी एक ऑर्क बाहर आकर कहता है कि बात मत करो, काम करो। पर वो सभी कहते हैं कि उनके काम के बीच ये पेड़ आ रहा है। ऑर्क कहते हैं कि पेड़ को काट डालो, लेकिन एरोंडेर कहता है कि ये पेड़ उनके यहाँ बहुत सालों से है, ये उनके धरती की निशानी है, वो इसे काट नहीं सकते।
तभी वहाँ दूसरा ऑर्क आता है और वो वार्डन की हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, और उसे पीने के लिए पानी देता है। एरोंडेर भी पानी पीता है, पर जब मेढोर पानी पीने लगता है तब एक ऑर्क उसका गला काट देता है। अब ये सब के बाद एरोंडेर कहता है कि वो इस पेड़ को काटेगा, और वो ऊपर जाकर पेड़ को काटने लगता है। गैलेड्रियल तैयार होकर अपने कान को ढककर नूमेनॉर में घूम रही होती है और वो नाव को देख रही होती है, लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि ये छोटे नाव को चुराना बेवकूफ़ी होगी। ऐसे छोटे नाव तुम्हें ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाएंगे। कैप्टन उसे बताता है कि मुझे महारानी ने तुम पर नज़र रखने को कहा है, इसलिए तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। गैलेड्रियल उसे कहती है कि यहाँ सभी मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। कैप्टन उससे एल्फ के भाषा में बात करता है। गैलेड्रियल शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुमने ये भाषा कहाँ से सीखा है, और वो बताता है कि यहाँ पर हॉल ऑफ लोर है जहाँ ये भाषा सिखाई जाती है, जो यहाँ से 6 घंटे दूर है। दोनों वहाँ के लिए निकलते हैं। हेलब्रांड एक जगह आता है और एक लोहार से कहता है कि उसे काम करना है, लेकिन वो आदमी हेलब्रांड को काम देने से मना कर देता है। हेलब्रांड एक जगह बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ और आदमी मिलते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन हेलब्रांड उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि वो यहाँ नई लाइफ शुरू करना चाहता है। इसलिए वो सभी को अपनी तरफ से मुफ्त में वाइन पिलाता है। लेकिन देखते हैं कि हेलब्रांड उस आदमी का एक पिन चुरा लेता है, पर वो आदमी हेलब्रांड से मिलता है और वो हेलब्रांड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चला होगा। लेकिन हेलब्रांड पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए वो उसे वापस लौटा देता है। पर वो हेलब्रांड को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले। वो उसे पीटते हैं, लेकिन हेलब्रांड वापस उनसे लड़ता है और इस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। गैलेड्रियल हॉल ऑफ लोर में आती है और वहाँ एक पेंटिंग होता है जिसमें एलरॉन्ड की तस्वीर है, और कैप्टन गैलेड्रियल को बताता है कि यहाँ के राजा एल्फ के वफादार थे और इसीलिए उन्हें अपना तख्त छोड़ने को मजबूर किया गया था। और वहाँ एक दस्तावेज से गैलेड्रियल को पता चलता है कि ऐसा चिन्ह जो उसके भाई के बॉडी में मिला था, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो एक नक्शा है साउथ लैंड का। और गैलेड्रियल को पता चलता है कि ये सब सौरॉन से जुड़ा हुआ है, यानी कि साउथ लैंड खतरे में है। और अगर सौरॉन सच में लौट आया है तो साउथ लैंड की बर्बादी तो बस एक शुरुआत है। अब हम हारफुट की कम्युनिटी को देखते हैं और उनका कारवां कल निकलने वाला है, लेकिन मैरीगोल्ड चिंता में है अपने पति को लेकर कि अगर उसका पति जल्दी से ठीक नहीं होता तो वो लोग कारवां में पीछे रह जाएंगे। नॉरी उस मिस्टीरियस आदमी की मदद करना चाहती है, ये पता करके कि वो नक्षत्र का मतलब है क्या। इसीलिए वो सैडॉक के बुक को चुराना चाहती है, लेकिन पॉपी उसे रोकती है क्योंकि पॉपी को वो आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर नॉरी किसी तरह पॉपी को साथ देने के लिए मना ही लेती है और अंदर जाकर वो सैडॉक की किताब से जवाब ढूंढती है। पर तभी अचानक से सैडॉक अंदर आ जाता है कुछ लिखने के लिए, और नॉरी टेबल के अंदर छिप जाती है और वो हाथ ऊपर करके कागज चुराने लगती है। और उसे बचाने के लिए पॉपी वहां आती है जो सैडॉक को अपने बातों में उलझा कर रखती है। सैडॉक अपने कबीले के लोगों के सामने बिताए गए पुराने पलों को याद करता है और उन लोगों को जिनको उन्होंने खो दिया है। तभी कम्युनिटी के लोगों के सामने पहुंच जाता है वो मिस्टीरियस आदमी और वो नॉरी के चुराए हुए कागज को देखने लगता है। पर अचानक से वो कागज जलने लगता है और वो आदमी घबराने लगता है और वो सभी चीजों को तोड़ने लगता है और आखिरकार पूरी हारफुट कम्युनिटी उस आदमी को देख ही लेती है। अब नॉरी को जवाब देना पड़ता है कि वो उस आदमी की बस मदद करना चाहती थी, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि इससे उनका फायदा होगा क्या, क्योंकि किसी से ना मिलना, छुप कर रहना, इसी की वजह से वो लोग हजारों साल तक जिंदा हैं। और सैडो कहता है कि जो भी नियम तोड़ेगा उसे कारवां से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो नॉरी के परिवार पर दया दिखाते हुए कहता है कि नॉरी अभी छोटी है, इसलिए तुम सब कारवां में आ सकते हो, लेकिन तुम लोग पीछे रहोगे। मैरीगोल्ड अपनी बेटी पर गुस्सा होती है, लेकिन नॉरी को पूरा यकीन है कि वो आदमी खास है। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि कारवां से अलग होना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सामान जल्दी पैक करो। ये आदमी सब कुछ देख रहा होता है। नूमेनॉर में कैप्टन अपने बेटे बेटी से मिलता है और तीनों उस एल्फ यानी कि गैलेड्रियल के बारे में बात करते हैं। और इसिल्डुर अपने पापा को बताता है कि वो समुद्री रक्षक का परीक्षा नहीं देने वाला। ये सुनकर कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बेटी पर भी चिल्लाता है क्योंकि वो भी इस बारे में जानती थी, लेकिन वो बताना सही नहीं समझी। तभी उसकी बेटी ईआरएन के लिए एक संदेश आता है और पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्डर के गिल्ड में शामिल हो गई है। गैलेड्रियल हेलब्रांड से मिलती है जो काल कोठरी में बंद है और गैलेड्रियल उसे कहती है कि तुम इस जगह में रहने के लायक नहीं हो, और वो उसे एक दस्तावेज दिखाती है जो उसे हॉल ऑफ लोर से मिला और उसमें एक चिन्ह होता है
लेकिन हेलब्रांड कहता है कि ऐसा चिन्ह उसने एक मरे हुए आदमी पर देखा था। लेकिन गैलेड्रियल कहती है कि एक आदमी इस चिन्ह के वजह से साउथलैंड के सभी लोगों को एक कर पाया था और इसी चिन्ह के वजह से हम फिर से ये कर पाएंगे, उस अंधेरे से लड़ने के लिए। गैलेड्रियल उसे समझाती है कि तुम्हारे लोगों का कोई राजा है नहीं, इसीलिए तुम हो उनकी आखिरी उम्मीद। गैलेड्रियल उसे समझाती है कि तुम मेरे साथ मध्य धरती चलो और हम दोनों प्रजातियों को बचा सकते हैं। लेकिन हेलब्रांड कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। रानी अपने बीमार पिता से मिलने के लिए जाती है और उसे ये कहती है कि जिसका हमें डर था वही हुआ है, एक एल्फ हमारे राज्य में आ गई है। हारफुट का कारवां आखिरकार निकल चुका है, लेकिन नोरी और उसका परिवार पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उसका पिता चल नहीं पा रहा। तभी उनकी मदद करने के लिए वही अनजान आदमी आता है। साउथलैंड में वॉच वार्डन और बाकी सभी इंसान मिलकर ऑर्क से लड़ते हैं और वो उनका टेंट तोड़ देते हैं, जिस वजह से तेज धूप में ऑर्क बाहर नहीं आ पाते और इंसान अपने जंजीरों को तोड़ने लगते हैं। ऑर्क एक बड़े से जंगली जानवर को इंसानों के पीछे छोड़ देता है, जो इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डालता है। पर एरोंडेर उस राक्षस को पेड़ के पीछे फंसा देता है और पीछे से एक ऑर्क उस पर हमला करता है, लेकिन एरोंडेल उसे मार गिराता है। वॉच वार्डन अपने चेन को तोड़ता है और भागता है, लेकिन वो राक्षस उसके पीछे दौड़ता है और एरोंडेल अपने भाले से उसे मार डालता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉच वार्डन पर तीर से हमला किया जाता है और एरोंडेर को वापस सुरंग में फेंक दिया जाता है और एरोंडेर को ले जाया जाता है ऑर्क के लीडर एडार के पास। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर्स एपिसोड 3 यहीं एंड होती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम रानी रेजेंट को देखते हैं, जो बहुत सारे औरतों से मिलती है और उनके बच्चों को वो आशीर्वाद दे रही होती है, जो आगे चलकर उनके द्वीप के उम्मीद बनने वाले हैं। लेकिन तभी कुछ होने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और महारानी बाहर जाकर देखती है कि एक बहुत बड़ा सा सुनामी उनके राज्य को तबाह कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। बाजार में हम उसी आदमी को देखते हैं जिससे हेलब्रांड का पंगा हो गया था और वो बाकी आदमियों को बता रहा होता है कि उसके साथ हेलब्रांड ने क्या किया और वो वहाँ लोगों को भड़का रहा होता है गैलेड्रियल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए कि वो एक एल्फ है और वो महारानी के कान भर रही है। और इसी बीच हम चांसलर को देखते हैं जिसका बेटा केमैन उसे बता रहा होता है कि कुछ लोग बगावत पर उतर आए हैं। बाजार में हम उसी आदमी जिसका नाम तमार है, वो बाकी आदमियों को भड़का रहा होता है कि एल्फ उनकी जगह ले लेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो महारानी पर भी सवाल उठाता है कि वो अपने पिता की तरह एल्फ की दोस्त है। तभी वहाँ चांसलर आता है और उन सभी को समझाता है कि तुम सब मर्द हो और एक भगौड़ी एल्फ से तुम सब डर गए। हम लोगों ने क्या क्या हासिल नहीं किया है और हम एक एल्फ से डर रहे हैं। वहाँ यारिन भी होती है जो भाषण को सुन रही होती है। चांसलर उन सभी को यकीन दिलाकर कहता है कि वो एल्फ को इस राज्य को जीतने नहीं देंगे। केमैन यारिन से मिलता है और उससे कहता है कि इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है जिसे चांसलर बहका नहीं सकता। और केमैन यारिन को वाइन पीने को देता है, लेकिन वो पीने से मना कर देती है। गैलेड्रियल साउथलैंड के नक्शे को लेकर महारानी के पास आती है और आने वाले खतरे के बारे में उसे बताती है, लेकिन महारानी गैलेड्रियल पर ही उल्टा सवाल करने लगती है और कहती है कि तुम हमारे दस्तावेजों को लेकर भागना चाहती थी। लेकिन गैलेड्रियल महारानी को कहती है कि हेलब्रांड कोई आम इंसान नहीं है और वो जहाँ से आया है उस जगह का वो उत्तराधिकारी है और आपके मदद से हम अपने लोगों को एकजुट कर सकते हैं। गैलेड्रियल खुलकर कहती है कि एल्व्स और न्यूमेनॉर को एकजुट होना होगा सारॉन से लड़ने के लिए, लेकिन महारानी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि उस कैदी को तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। महारानी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गैलेड्रियल गुस्से में कहती है कि मुझे असली शासक यानी कि राजा से बात करनी है, यानी कि आपके पिता से। यह सुनकर महारानी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम एक भगौड़ी हो। लेकिन गैलेड्रियल कहती है कि मैं इस द्वीप में किसी वजह से आई हूँ और आपके कहने पर मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और महारानी के साथ ऊंचे आवाज में बात करने की वजह से उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसिल्डुर और बाकी समुद्री रक्षक का ट्रेनिंग चल रहा होता है और तभी वो किसी बात में खो जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से एक रस्सी छूट जाती है और एक हादसा होते होते रह जाता है और इस वजह से कैप्टन उसे डांटते हैं और उसे समुद्री रक्षा की टीम से निकाल दिया जाता है। इसिल्डुर के साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी। इस बात से उसके दोनों दोस्त बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका तो एक ही सपना था समुद्री रक्षक बनना, लेकिन उसके दोस्त के वजह से उनका सपना टूट गया।
एरोंडेर ऑर्क के कब्जे में होता है और उसके सामने एडार आता है। एक ऑर्क वहाँ घायल होता है और एडार उसके सामने जाता है, जिसे एरोंडेर ने घायल कर दिया था, और एडार उसे मार देता है। एरोंडेर देखता है कि एडार एल्व्स की भाषा बोल रहा है और वो थोड़ा बहुत एल्फ की तरह दिखता भी है। वो उसे पूछता है कि तुम हो कौन। एडार उसे कहता है कि तुम्हें बहुत सारे झूठ बोले गए हैं जो तुम्हारे अंदर बस गए हैं, इसलिए हमें पूरे दुनिया को नए सिरे से बनानी होगी। एडार उसे कहता है कि तुम जाकर अपने लोगों को मेरा संदेश दो। एल्व्स के मीनार में हम ब्रॉनविन को देखते हैं और वहाँ भी बहुत सारे इंसान आ रहे होते हैं शरण लेने के लिए, पर इतने लोगों के जुटने के बाद वहाँ खाने की राशन में कमी आ जाती है। थियो को एक आइडिया आता है कि वो वॉल्ड्रेक के तहखाने में जा सकते हैं जहाँ बहुत सारा खाना होगा और हमें एक दल को भेजना चाहिए दोपहर को उस खाने को लाने के लिए। ब्रॉनविन कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है। थियो कहता है कि वो जाएगा, लेकिन उसकी माँ मना करती है और कहती है कि फ़िलहाल के लिए हम पहाड़ियों में जाएंगे शिकार करने के लिए। थियो कहता है कि इससे हमारे हाथ लगेगा ही क्या। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो तुम मेरी मुश्किलें बढ़ाओ मत। पर थियो को कौन रोकने वाला। वो अपने गांव चला जाता है अपने दोस्त रोवान के साथ और राशन उठाकर वो ला रहा होता है। थियो शराब खाने के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त बाहर खड़ा जानवर को देख रहा होता है जो मर चुके हैं। पर तभी उस जगह बादल आने लगते हैं और थियो का दोस्त वहां से भाग जाता है क्योंकि ऑर्क कभी भी आ सकते हैं। शराब खाने के अंदर थियो पर एक ऑर्क हमला करता है, लेकिन थियो से लड़ता है ऑर्क के तलवार से और वहां से भाग जाता है और जाकर एक कुएं के अंदर छुप जाता है। अब हम एलरॉन्ड को देखते हैं जो लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर के साथ होता है और वो एलरॉन्ड से उसके पिता के बारे में बात करता है, पर बात करते हुए वो बताता है कि शायद प्रिंस ड्यूरिन उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए एलरॉन्ड जाता है बोनो के राज्य में और वहाँ ड्यूरिन की पत्नी डिसा से वो बात करता है और डिसा बताती है कि ड्यूरिन अभी यहाँ है नहीं, और वो झूठ बोलती है कि ड्यूरिन खुदाई करने के लिए गया है। लेकिन एलरॉन्ड कहता है कि अगर वो खुदाई करने के लिए गया है तो उसकी कुल्हाड़ी यहाँ क्यों है और तुम उसके लिए उसका पसंदीदा खाना क्यों बना रही हो। डिसा कहती है कि उसका पति जिस रत्न को खोदने गया है उसे खोदना नहीं पड़ता बल्कि ढूंढना पड़ता है, इसलिए उसे कुल्हाड़ी की ज़रूरत है नहीं और उसका पसंदीदा खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और इतने टाइम में ड्यूरिन घर वापस आ जाएगा। डिसा ड्यूरिन से मिलती है और ड्यूरिन कहता है कि तुमने अच्छा नाटक किया झूठ बोलकर कि मैं खदान गया था। ये सारी बात एलरॉन्ड सुन लेता है। इसके बाद एलरॉन्ड पहुंचता है उसी खदान में जहां उसे मिलता है खुफिया रास्ता जहां बौने खुदाई कर रहे होते हैं। तभी वहां ड्यूरिन आ जाता है गुस्से में, जो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे महाराजा ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम हमारे रत्नों को चुरा सको। लेकिन एलरॉन्ड कहता है कि वो तो अपने दोस्त से मिलने आया था। ड्यूरिन कहता है कि वो एलरॉन्ड को कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे पहाड़ों की शपथ लेनी होगी, और अगर एलरॉन्ड ने ये बात किसी और को बताया और शपथ तोड़ने की कोशिश की तो उसके प्रजाति के ऊपर कयामत आ जाएगी। कसम खाने के बाद ड्यूरिन अपने दोस्त को एक नया धातु दिखाता है जो डिसा को मिला था, और ये धातु उनके हथियार को मजबूत बना सकता है और इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि इस रत्न के खुदाई में खतरा है। एलरॉन्ड इस रत्न को अपने हाथ में लेता है और दोस्ती के निशानी के तौर पर ड्यूरिन एलरॉन्ड को ये चमकीला पत्थर रखने को देता है। तभी खदान में भूकंप आने लगता है। न्यूमेनॉर में हम इयारियन को देखते हैं जिसे गिल्ड में शायद सिर्फ पोछा मारने के लिए रखा गया है। वो टकरा जाती है केमेन से और दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। काल कोठरी में गैलेड्रियल और हेलब्रांड बात कर रहे होते हैं और हेलब्रांड उससे एक सवाल पूछता है कि तुमने महारानी से घर जाने के लिए जहाज मांगा, उनके राज्य का तुमने इंसल्ट किया, लेकिन आज तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। गैलेड्रियल को एहसास होता है कि उसने महारानी के पिता से बात करने की इजाज़त मांगी थी जो मीनार में है, जिन्हें सालों से किसी ने नहीं देखा। शायद इस वजह से महारानी उसे काल कोठरी में बंद कर दी होगी। तभी वहाँ चांसलर आता है जो गैलेड्रियल को बोलता है कि अब तुम्हें आज़ाद किया जाता है, महारानी के कहने पर तुम्हें मध्य धरती छोड़ा जाएगा। लेकिन गैलेड्रियल उन सारे सिपाहियों को काल कोठरी में लड़कर बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है और बेचारा चांसलर देखता ही रह जाता है। इयारियन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई को और उसके दोनों दोस्तों को समुद्री रक्षा की टीम से निकाल दिया गया है, पर वो उसे कहती है कि अच्छा है अब तुम पश्चिम जा सकते हो। लेकिन इसिल्डुर को इस बात का गुस्सा है कि उसने अपने दोस्तों की जिंदगी बर्बाद कर दी
और अब वो पश्चिम जाने के लायक है नहीं। तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं, ये चिल्लाते हुए कि एल्फ भाग गई है। गैलेड्रियल भागते हुए उसी मीनार में पहुंचती है जहां राजा रहते हैं, लेकिन वहां रीजेंट भी होती है जो कहती है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर चली जाओ। तभी राजा कुछ कहने की कोशिश करता है और इस हालत में राजा को देखकर गैलेड्रियल को बहुत बुरा लगता है। रानी उसे कहती है कि तुम बाहर जाकर राजा के इस हालत के बारे में किसी से कुछ मत बताना। गैलेड्रियल कहती है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, आपके पिता एल्फ से दोस्ती रखते थे, पर अब ऐसा हो क्या गया। महारानी बताती है कि जब उसके पिता राजा थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि उन्होंने देवता वैलार को गुस्सा कर दिया है, इसलिए उन्हें पुराने तौर तरीके को अपनाना होगा। पर जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें एल्फ से दोस्ती करनी होगी तो प्रजा ने बगावत कर दिया और इसीलिए रीजेंट को रानी बना दिया गया। और महारानी उसे दिखाती है एक दृष्टिमणि जिसका नाम है पैलंटिर, और ऐसे 7 हुआ करते थे, लेकिन अब बाकी 6 या तो गुम हो चुके हैं या तो उन्हें कहीं छुपा कर रख दिया गया है। महारानी के कहने पर गैलेड्रियल उस मणि को छूती है और उसे भी वही विजन्स आते हैं जिसमें न्यूमेनॉर तबाह हो जाता है। गैलेड्रियल डर जाती है। रानी उसे कहती है कि यही हमारा भविष्य है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, तुम्हारा आना ही इसका सबूत है और इसीलिए गैलेड्रियल को जाना होगा। लेकिन गैलेड्रियल उसे समझाती है कि उनके लिए एक और बड़ा खतरा है और इस खतरे से दूर रहकर रानी न्यूमेनॉर को खुद डुबा रही है और कहती है कि उसे एक मौका चाहिए। न्यूमेनॉर और एल्फ को मिलकर सौरॉन से लड़ना होगा, लेकिन रानी उसकी बात नहीं मानती, वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। एल्फ के मीनार में थियो का दोस्त रोवन आता है राशन लेकर और उस राशन के ऊपर सभी टूट पड़ते हैं। ब्रॉनविन देखती है कि उसका बेटा नहीं आया। थियो अभी भी उसी गांव में फंसा हुआ है ऑर्क्स के बीच, और एक ऑर्क थियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहां एरोंडेर आता है। दोनों भागते हैं और उसके पीछे ऑर्क की फौज पड़ी होती है। तभी वहां ब्रॉनविन भी आती है और तीनों मिलकर वहां से भागते हैं और तभी सुबह हो जाती है, जिस वजह से वो तीनों ऑर्क से बच जाते हैं। मजदूरों की जान जाने के वजह से डिसा चट्टानों से प्रे करती है और गुहार लगाती है कि उन्हें वापस कर दें। डिसा एलरॉन्ड से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम नीचे नहीं जाते तो शायद ड्यूरिन भी चट्टानों में दबकर मर जाता। वो एलरॉन्ड से माफ़ी मांगती है झूठ बोलने के लिए। तभी ड्यूरिंग वहां अच्छी खबर लेकर आता है कि सारे मजदूर जिंदा हैं। अब राजा ने आदेश दिया है कि खदान को बंद करना होगा और इस बात से राजकुमार ड्यूरिन बहुत गुस्सा है। पर एलरॉन्ड उसे समझाता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पास जितना भी समय है हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बिताओ। डिसा ड्यूरिन का मूड हल्का करने के लिए पूछती है कि आप दोनों की मुलाकात हुई कैसे थी। एलरॉन्ड बताता है कि उसने ड्यूरिन को 3 ट्रोल से बचाया था। राजकुमार ड्यूरिन जाता है अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए, पर राजा उसे कहता है कि तुमने कोई गलती की नहीं है, चाहे हम दोनों एक दूसरे पर गुस्सा क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजकुमार अपने पिता से पूछता है क्या वो कल एलरॉन्ड के साथ लिंडन जा सकता है। राजा उसे कहता है जाओ और पता लगाओ कि आखिर एलरॉन्ड यहाँ क्यों आया था और वहाँ चल क्या रहा है। ब्रॉनविन एरोंडेड को कहती है थैंक यू थियो को बचाने के लिए। एरोंडेड उसे बुरी खबर देता है कि एडार ने क्या संदेश देने को बोला है कि साउथलैंड के लोग तभी बचेंगे जब यहाँ के लोग ये ज़मीन एडार के हवाले कर देंगे और उनके सामने अपना सिर झुकाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो मीनार पे हमला कर देगा। वॉल्ड्रैग थियो से बात करता है और उसे पूछता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे बाण से तलवार को चुराया है, और वो अपना घाव दिखाता है। वॉल्ड्रैग थियो को बताता है कि ये कोई तलवार नहीं है, ये एक शक्ति है जो उनके पूर्वजों के लिए दानव ने बनाया था। और वो सौरॉन के बारे में पूछता है और पूछता है कि तुमने कुछ दिन पहले आसमान में हलचल तो देखी होगी, इसका मतलब ये है कि वो आ रहे हैं। थियो को समझ नहीं आ रहा कि यह बूढ़ा आदमी बोल क्या रहा है। वॉल्ड्रैग उसे कहता है कि अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि जब वो आएंगे तो हमें उसकी ज़रूरत होगी। ऑर्क्स एडार को बताते हैं कि वो तलवार का टुकड़ा मीनार में है। अब हम गैलेड्रियल को देखते हैं जिसे मध्य धरती भेजा जा रहा है, लेकिन गैलेड्रियल के जाते ही वाइट ट्री से पत्ते गिरने लगते हैं। राजकुमारी कहती है कि वाइट ट्री से पत्तों का गिरना एक अशुभ संकेत है, इसलिए रानी अपने प्रजा को समझाती है आने वाले खतरे के बारे में और कहती है कि उन्हें तैयार रहना होगा। और वो अपने लोगों से पूछती है क्या उनके बीच कोई शूरवीर है जो सामना करने को तैयार है। यानी कि महारानी रीजेंट गैलेड्रियल के बातों को मान चुकी है।
और कहती है कि वो गैलेड्रियल के साथ ही जाएगी मध्य धरती और दक्षिण भूमि में फंसे हुए वो अपने भाइयों की मदद करेगी। कैप्टन लोगों को बताता है कि जहाज 10 दिन में निकलेंगी जिसमें बहादुर नागरिक आ सकते हैं, पर कोई भी इस युद्ध के लिए तैयार है नहीं। लेकिन इसिल्डुर के दोनों दोस्त हाथ उठाते हैं और इसिल्डुर भी अपना हाथ उठाता है। जंग लड़ने के लिए वो तीनों तैयार हैं, जिसे देखकर सभी अपना हाथ उठाने लगते हैं। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 4 यहीं एंड होती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम हारफुट कम्युनिटी यानी कि नॉरी और उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं और नॉरी उसे समझा रही होती है कि हारफुट समय के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और वो सभी ठंड के समय कहीं और होते हैं और गर्मी के समय कहीं और उन्हें रास्तों में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। वो आदमी उसका बात थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। वो नॉरी से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ? नॉरी उसे समझाती है कि तुम कोई मुसीबत नहीं हो, तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम हमारी मदद कर रहे हो। इसके बाद हारफुट्स अपने कारवां को लेकर वहां से निकलते हैं और सभी का मनोरंजन करने के लिए पॉपी उनके लिए गाना गाती है। रास्ते में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हारफुट्स एक जगह रुक जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए और रात में मिस्टीरियस आदमी आसमान को देख रहा होता है। तो वहीं हम देख पाते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी जहां पहली बार क्रैश हुआ था यानी कि रोवानियन में, उस जगह पर ड्वेलर्स पहुंच जाते हैं। उसी मिस्टीरियस आदमी की तलाश में वो ड्वेलर्स काफी अजीब दिखते हैं। उनका आंख भी नीला रंग का है। अब हम देखते हैं एडार को और उसे ऑर्क आकर कहता है कि उनका सुरंग तैयार हो चुका है। वो ऑर्क से पूछता है, तुम अपना हाथ दिखाओ, और उस ऑर्क का हाथ जलने लगता है धूप के वजह से। एडार उसे कहता है कि काश तुम वो देख पाते जो मैं देख पा रहा हूँ, जल्द ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एडार उसे कहता है कि जाकर सेना को तैयार करो क्योंकि उनका वक्त आ चुका है। एडार की धमकी को सुनने के बाद ब्रॉनविन साउथलैंड के लोगों को बताती है कि दुश्मन हम पर कभी भी हमला करने वाले हैं, पर वो हम पर रहम दिखा सकते हैं अगर हम इस मीनार को छोड़कर चले जाएं और उनके सामने अपने घुटने टेक दें। लोग ये सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ब्रॉनविन उन्हें यकीन दिलाती है कि यह मीनार जल्द ही हमारा होगा। बदले में ब्रॉनविन बस लोगों का साथ चाहती है और सभी ब्रॉनविन पर यकीन करते हैं, लेकिन वॉल्ड्रेग वहां पर आकर लोगों को भड़काने लगता है कि हम उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, वो बहुत ताकतवर है और इससे अच्छा यही होगा कि हम सब उनके नौकर बन जाएं। अब ये सब सुनकर आधे लोग वॉल्ड्रेग के तरफ हो जाते हैं और रोवन भी अपने दोस्त थियो को छोड़कर अलग हो जाता है। न्यूमेनॉर में देखते हैं कि शहर के आधे से ज्यादा लोग इस जंग में जाने के लिए तैयार हैं। सभी निकलने को भी तैयार हैं और जहाजों को रेडी किया जा रहा है और इसिल्डुर भी जाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी यानी कि कैप्टन उसे मना कर देते हैं और उसे ताना मारते हैं, ये पूछते हुए कि तुम हो क्या? ना तो तुम समुद्री रक्षक हो, ना तो तुम महारानी के फौज में हो, तुमने शहर के लिए किया ही क्या है? लेकिन इसिल्डुर कहता है कि मुझे अपने लोगों की परवाह है। कैप्टन अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें ये चांस दे देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें किसी भी चीज की कदर है नहीं। महल के अंदर यारियन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि लोगों को जंग के लिए भेजा जा रहा है। वो चांसलर से बात करना चाहती है, लेकिन वहाँ उसे केमेन मिलता है और उसे कहता है कि उसके पिताजी महारानी के लिए काम करते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। यारियन उसे कहती है कि तुम उससे बात करो, वो तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे। अब शहर से इतने लोगों को युद्ध पर भेजा जा रहा है, इसलिए हेलब्रांड तलवार बनाने का काम कर रहा है। तभी उसे रानी का बुलावा आता है और रानी साउथलैंड में घुसने का प्लान डिस्कस कर रही होती है और रानी रीजेंट हेलब्रांड से कहती है कि गैलेड्रियल ने बताया कि आप अपने आवाम को एकजुट कर सकते हैं, पर हेलब्रांड इस खूबसूरत जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, साउथलैंड तो बिल्कुल भी नहीं। गैलेड्रियल महारानी से कहती है कि वक्त आने पर हेलब्रांड जरूर खड़ा होगा। महारानी वहां से चली जाती है अपने पिता से मिलने के लिए और गैलेड्रियल हेलब्रांड को समझाती है कि मैंने रानी को मनाया 500 लोगों को तुम्हारे साउथलैंड में भेजने के लिए, तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए, तुम्हें उनका राजा बनाया जाएगा। लेकिन हेलब्रांड को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम हारफुट के लोगों को देखते हैं जो जंगल के रास्ते गुजर रहे होते हैं और उस जंगल में बड़े बड़े पंजों के निशान को देखते हैं। मालवा सैडॉक से बात करती है और उसे पूछती है कि जंगल में इस समय पत्ते कभी नहीं झड़ते, अचानक ऐसा क्या हो गया? मालवा को जंगल में सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी पीछे से नॉरी और पॉपी आकर मालवा को डरा देती है और उसे कहती है कि उन्होंने भेड़िए के पंजे के निशान को देखा है। तभी किसी के क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज आती है और उन तीनों के पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं, पर उन्हें बचाने के लिए वो मिस्टीरियस आदमी वहां आ जाता है और भेड़िए को उठाकर फेंक देता है। वो जमीन पर एक हाथ मारता है और भेड़िए पीछे उड़कर गिर जाते हैं और इस वजह से उस आदमी के हाथ पर निशान बन जाता है।
न्यूमेनॉर में कैप्टन जंग में जाने वाले वॉलंटियर्स को तलवारबाजी सिखा रहा होता है और गैलेड्रियल वहां आकर बोलती है कि इन्हें अपने दुश्मनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन सभी को ऑर्क के बारे में बताती है कि उन्हें मारना कैसे है। इसके बाद गैलेड्रियल बोलती है उससे लड़ने के लिए, और जो भी गैलेड्रियल को इस ट्रेनिंग में हरा देगा उसे उप सेनापति बना दिया जाएगा। प्रैक्टिस में गैलेड्रियल सभी को हरा रही होती है, सभी को मजा चखा रही होती है और सभी एक साथ मिलकर भी गैलेड्रियल को हरा नहीं पा रहे हैं। और इस लड़ाई को देखने के लिए वहां इसिल्डुर भी आता है और इसिल्डुर का एक दोस्त वैलेंडियर गैलेड्रियल के कपड़े को काट देता है और इस वजह से गैलेड्रियल खुश होती है और उसे उप सेनापति बना दिया जाता है। केमन इस युद्ध के बारे में अपने पिता से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि इस युद्ध को नहीं होना चाहिए, और ऊंची आवाज में पूछता है कि आप कब से एक एल्फ की गुलामी करने लगे। चांसलर फेराजन इस पर हंसता है और कहता है कि वो सब कुछ न्यूमेनॉर के लिए कर रहा है और अपना प्लान बताता है कि वो साउथ लैंड के इंसानों को बचाकर उन्हें एक राजा देगा जो हमेशा के लिए हमारे कर्ज में होगा, और इस काम का वो बहुत फायदा उठाने वाला है। क्वीन रीजेंट अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि वो एल्फ की मदद करना चाहती है और वो इसीलिए मध्य धरती जा रही है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि मध्य धरती मत जाओ क्योंकि वहां तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा। नॉरी उस आदमी के पास जाती है, उसे खुशखबरी बता रही होती है कि हमारे लोग तुम्हारी बहादुरी के बारे में बातें कर रहे हैं और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और वो देखती है कि वो आदमी अपने हाथ को पानी में डालकर अपने हाथ को बर्फ में जमा रहा होता है। नॉरी उसे छूती है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसका हाथ भी बर्फ में जमने लगता है और वो आदमी अपने भाषा में कुछ बोल रहा होता है और तभी अचानक नॉरी वहां से दूर जाकर गिरती है। नॉरी अब उस आदमी से डरने लगी है और वहां से भाग जाती है। अब हम प्रिंस ड्यूरिन को देखते हैं जो एलरॉन्ड के साथ लिंडन आ चुका है और राजा गिल-गलैड राजकुमार ड्यूरिन से पूछता है कि आप लोगों को ऐसा क्या मिला है कि आप लोगों के राज्य में एक अजीब ही चमक आ गई है। पर राजकुमार ड्यूरिन राजा से एक सवाल पूछता है कि ये टेबल आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि जिस धातु से ये टेबल को बनाया गया है ये असली में उनके मकबरे बनाने में किया जाता है जो काफी पवित्र है। राजा इस बात के लिए उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि आप चाहे तो ये टेबल ले जा सकते हैं। अब डिनर करने के बाद एलरॉन्ड राजा से बात करने के लिए आता है और उसे कहता है कि आपने मुझे झूठ बोलकर किसी मकसद से खजाडूम भेजा था। राजा उसे कहता है कि उसे ये करना पड़ा और राजा उसे पूछता है क्या तुम हिटेलगिर पहाड़ियों की कहानी के बारे में जानते हो। एलरॉन्ड बताता है कि उसे ये कहानी पता है और ये युद्ध हुआ था एक पेड़ के लिए और उस पेड़ में एक प्रकाश छुपा हुआ था जिसका नाम था सिल्मरिल्स, और एल्व्स उस पेड़ की रक्षा करते थे तो वही मॉर्गोथ के लिए काम करने वाला बेलरॉग उस पेड़ को तबाह कर देना चाहता था। पर एक दिन उस पेड़ पर एक बिजली गिरी जिस वजह से एक जन्म हुआ एक शक्ति का, और ये वही धातु है जिसमें वो शक्ति है जिसे बोनो ने ढूंढा है। लेकिन एलरॉन्ड राजा को इस बारे में कुछ और नहीं बताता क्योंकि उसने शपथ लिया है। इसके बाद राजा उसे वही पेड़ दिखाता है जो सड़ रहा है। राजा उसे कहता है ये संकेत है कि हमारी प्रजाति खतरे में है। राजा एलरॉन्ड से एक बार फिर पूछता है क्या ड्यूरिन को वो धातु मिला है, पर एलरॉन्ड शपथ को तोड़ना नहीं चाहता। वो एक उम्मीद के लिए अपने इस पवित्र शपथ को तोड़ने नहीं वाला। राजा उसे कहता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उम्मीद ही है जो हमारे अंदर जज्बे को जिंदा रखता है, और ये बात समझ लो कि अगर एल्व्स मध्य धरती को छोड़कर चले जाते हैं तो सारे प्रजातियों का अंत हो जाएगा। न्यूमेनॉर में इसिल्डुर मिलता है अपने दोस्त वैलेंडर से और इसिल्डुर उसे कहता है कि किसी तरह उसे अपने टीम में शामिल कर ले, लेकिन उसका दोस्त वैलेंडर नहीं मानता उसकी बात। रात में केमन उसी जहाज में चढ़ता है जो अगले दिन युद्ध के लिए निकलने वाला है और वो एक बैरल से तेल और अल्कोहल को लीक करने लगता है जहाज को जलाने के लिए। वहां वो इसिल्डुर से मिलता है जो जहाज में छुपा हुआ था। इसिल्डुर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन केमन के हाथ से लालटेन गिर जाता है और जहाज पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन किसी तरह केमन और इसिल्डुर बच जाते हैं। कैप्टन उन दोनों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। इस पर इसिल्डुर कहता है कि बैरल्स फट गया था और केमन उसे कहता है कि इसिल्डुर ने उसकी जान बचाई। अब ये सब देखकर गैलेड्रियल रानी को समझाती है कि आप इन छोटे मोटे हादसों को देखकर अपने मकसद से भटकिए मत। ये मत भूलिए कि हमारे दुश्मन ताकतवर बनते जा रहे हैं। रानी कहती है कि इसका फैसला कल सुबह होगा कि आगे करना क्या है, और वहाँ हेलब्रांड का होना बहुत जरूरी है। एलरॉन्ड लॉर्ड कैलिब्रिम्बर से बात करता है और वो एलरॉन्ड को समझाता है कि मुझे ये करना पड़ा क्योंकि लॉर्ड कैलिब्रिम्बर भी ये जानता है कि एल्फ प्रजाति की जान बचाने के लिए वो धातु बहुत जरूरी है। गैलेड्रियल हेलब्रांड से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि कल सुबह मुझे तुम्हारी जरूरत होगी।
पर हेलब्रांड उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और हेलब्रांड गैलेड्रियल को बोलता है कि उस नाव में आने से पहले मैंने क्या किया तुम्हें इस बात का कोई अंदाज़ा है ही नहीं, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। तो वही हम साउथलैंड के इंसानों को देखते हैं जो ऑर्क के सामने अपना सिर झुकाते हैं। हेलब्रांड गैलेड्रियल से पूछता है कि वो कभी साउथलैंड जाना ही नहीं चाहता, ऐसा क्या कारण है जो गैलेड्रियल उसे दोबारा वहां भेजना चाहती है। गैलेड्रियल हेलब्रांड को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने राजा के साथ मिलकर उसे यहाँ से दूर भेजने की कोशिश की ताकि वो कभी भी युद्ध न लड़ सके। वो अपने भाई को भी खो दी। वो हेलब्रांड को समझाती है कि तुम जो शांति के लिए यहाँ पर आए हो वो तुम्हें यहाँ लोहार का काम करके कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। अब हम एडार को देखते हैं जिसके सामने वॉल्ड्रैग सौरॉन के लिए वफादार रहने की शपथ लेता है, पर एडार तो सौरॉन है ही नहीं। वॉल्ड्रैग कहता है कि आप जो भी हो मैं आपके लिए वफादार रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा, लेकिन वॉल्ड्रैग को अपनी वफादारी साबित करने के लिए रोवान को मारना होगा। थियो एरोंडेर को वही तलवार दिखाता है और एरोंडेर कहता है कि उसने ऐसा तलवार पहले भी कहीं देखा है और उसी मीनार के दीवार पर उस तलवार का एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। एरोंडेर ब्रॉनविन को समझाता है कि ये तलवार एक तरह की चाबी है और इसी को लेने के लिए वो दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं। अब ब्रॉनविन अपने लोगों को बचाने के लिए अपने दुश्मन के सामने सिर झुकाना चाहती है, लेकिन एरोंडेर उसे मना करता है। ब्रॉनविन कहती है कि उनके पास कोई और रास्ता है नहीं और उन दुश्मन का सामना करना उनके बस का है ही नहीं। दुश्मन हमला करेंगे और उनका मीनार गिर जाएगा। फिर वो अपने मीनार की तरफ देखती है जैसे उसे कोई प्लान समझ में आया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्क्स की सेना मीनार की तरफ बढ़ रही है। अब वापस लिंडन में आते हैं और पता चलता है कि ड्यूरिन ने झूठ बोला। डिसा को बस एक टेबल चाहिए था और उसे फ्री में टेबल मिल गया। एलरॉन्ड अपने दोस्त को बता देता है कि वो किस मकसद से आया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो उसी धातु को लेने के लिए आया था जिसका नाम है मिथरिल, और बताता है कि उस पत्थर के बिना वसंत तक एल्व्स विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि एल्फ प्रजाति की किस्मत अब प्रिंस ड्यूरिन के हाथों में है। अब प्रिंस ड्यूरिन अपने दोस्त की मदद जरूर करेगा। अगले दिन न्यूमेनॉर में हम हेलब्रांड को देखते हैं जो अपने लॉकेट को देख रहा होता है। तभी उसे महारानी का बुलावा आता है। वो अपने लॉकेट को लेकर महारानी के पास जाता है अपना आर्मर पहनकर, और उसी रैली में इसिल्डुर भी होता है जिसे देखकर उसकी बहन इयारेन खुश नहीं होती। सारे वॉलंटियर्स जहाज में पहुंचते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी निकलने वाले हैं। कैप्टन अपने बेटे को बोलता है कि जाकर तुम अस्तबल साफ करो। ये सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जहाज में आती है गैलेड्रियल और वो हेलब्रांड से हाथ मिलाती है। इसके बाद वो सभी निकलते हैं मध्य धरती के लिए, और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 5 यहीं एंड होती है। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम एडार को देखते हैं जो अपने सेना से कहता है कि उनके लिए इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, और इस बार भले ही हमारे दुश्मन कमजोर हों लेकिन फिर भी कई लोग की जान इसमें जाएंगी। और उसके सेना में वॉल्ड्रेक भी होता है। वो सभी आखिरकार मीनार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, यानी कि इंसान भाग निकलने में कामयाब हुए और ऑर्क उस जगह को सर्च कर रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि एरोंडेर अभी भी मीनार के अंदर है। एडार उस तलवार के स्टैचू को देखता है और वॉल्ड्रेक उससे पूछता है कि बुरा मत मानिएगा लेकिन सौरॉन को हुआ क्या था। तभी एरोंडेर एक एक कर ऑर्क पर तीर मारने लगता है। एरोंडेर तो बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वो मीनार पर लगे एक ट्रैप पे तीर मारता है और वहां से वो भाग जाता है और मीनार गिर जाता है जिसमें बहुत सारे ऑर्क्स मर जाते हैं। और ये देखकर ब्रॉनविन और सारे इंसान बहुत खुश होते हैं। अब हम न्यूमेनॉर के जहाज़ों को देखते हैं जो मध्य धरती की ओर आ रहे हैं, और आधी रात में इसिल्डुर जाग जाता है और वो जाता है अपना काम करने के लिए, यानी कि अस्तबल को साफ करने के लिए। वो ऊपर आता है और उसे गैलेड्रियल मिलती है जो इसिल्डुर को देखकर पूछती है, लगता है तुम्हें मध्य धरती देखने की बहुत जल्दी है। गैलेड्रियल इसिल्डुर को बताती है, मैं तो 1 घंटे से अपने जमीन को यहाँ से देख रही हूँ, क्योंकि एल्व्स का नजर बहुत तेज होता है। और वो इसिल्डुर से पूछती है, तुम्हारा ओहदा क्या है। वो उदास होकर कहता है कि वो अस्तबल साफ करता है, और इसिल्डुर गैलेड्रियल से बात करते हुए बताता है कि वो तो बस न्यूमेनॉर से बाहर जाना चाहता था, और कहता है कि अब उसका न्यूमेनॉर नहीं रहा। तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और इसिल्डुर वहां से चला जाता है, और गैलेड्रियल कैप्टन से पूछती है कि तुम्हारे बेटे की माँ के साथ क्या हुआ। कैप्टन यही कहता है कि वो डूबकर मर गई थी। कैप्टन और महारानी रीजेंट मैप्स देख रहे होते हैं और पता चलता है कि अभी भी उन्हें घाटियों तक पहुंचने में 4 दिन लगेगा। अब एरोंडेर उस तलवार को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। उल्टा उसका ही तलवार टूट जाता है।
और वो सभी वापस अपने गांव में आ जाते हैं और सुरंग को वो बंद करना जारी रखते हैं जहां से ऑर्क्स वापस आ सकते हैं। वो सभी मिलकर खुद को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ब्रॉनविन सभी को भाषण देकर उनका हिम्मत बढ़ाती है और सभी एरोंडेर का साथ देने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके कि वो एक एल्फ है। थियो भी इस जंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जाकर उन बच्चों की मदद करो जो लड़ नहीं सकते। एरोंडेर ब्रॉनविन को एल्फ्रिन का बीज देता है और कहता है ये हमारी परंपरा है कि जंग के पहले इसका पौधा लगाया जाता है, क्योंकि वेलार देवता नई जिंदगी पर अपनी कृपा रखते हैं और जो भी उनकी देखभाल करता है वेलार उनकी देखभाल करता है। और एरोंडेर कहता है कि वो बाकी के पौधे वो ब्रॉनविन और थियो के साथ मिलकर लगाएगा जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अब रात हो जाती है और सभी लोग नजर बनाए बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑर्क्स कभी भी आ सकते हैं। तभी एरोंडेर दूर में कुछ जलते हुए मशालों को देखता है जो कि उनके ही तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर सभी डरने लगते हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये ऑर्क्स ही हैं। पर उन लोगों की पूरी तैयारी है और वो ऑर्क्स को आग के घेरे में फंसा देते हैं और एरोंडेर और बाकी इंसान मिलकर उन ऑर्क्स पर तीर से हमला करते हैं, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। पर वो भागकर शराब खाने के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर थियो उन लोगों के साथ है जो जंग नहीं लड़ सकते हैं। तभी वहां गांव वाले पहुंच जाते हैं और ऑर्क्स पर हमला करते हैं भालों से। एरोंडेर को सामना करना पड़ता है एक बहुत ही बड़े तगड़े से ऑर्क से जो एरोंडेर पर भारी पड़ रहा होता है, पर पीछे से ब्रॉनविन उस ऑर्क को मार देती है और एरोंडेर की जान बचा लेती है। अब ये देखकर सभी खुश होते हैं कि सारे ऑर्क्स मारे गए और वो लोग जंग जीत गए हैं। लेकिन ये देखकर एरोंडेर शॉक्ड हो जाता है कि उन्होंने जिन लोगों से जंग लड़ा और जिन लोगों की जान गई वो असली में उनके ही गांव वाले थे जो अब ऑर्क्स के वफादार हो गए थे। और तभी अचानक से इंसानों पर तीर चलने लगता है, जिस वजह से इंसान मरने लगते हैं और एक तीर तो ब्रॉनविन को भी लग जाता है। एरोंडेर ब्रॉनविन को उठाकर अंदर ले जाता है और सभी को अंदर चलने को बोलता है। ब्रॉनविन बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई है। एरोंडेर ब्रॉनविन के शरीर से तीर निकालता है, पर ब्रॉनविन का बहुत खून बहने लगता है। एरोंडेर ब्रॉनविन के घाव पर एल्फ्रिन के बीज को लगाता है। उसके बाद उस घाव को बंद करने के लिए उसे जलाता है, लेकिन इतना दर्द वो सह नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर थियो बहुत घबराने लगता है कि कहीं उसकी माँ मर तो नहीं गई। पर कुछ ही सेकंड में ब्रॉनविन को होश आ जाता है। अब इसके बाद ऑर्क्स की दूसरी टुकड़ी वहां पहुंच जाती है जिसमें एडार भी होता है और वो सभी शराब खाने के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो वहीं गैलेड्रियल ने जैसा कहा था वो एक दिन के अंदर ही मध्य धरती पहुंच जाती है हेलब्रांड और न्यूमेनॉर के योद्धाओं के साथ। शराब खाने के अंदर ऑर्क्स घुस जाते हैं और सभी को तलवार की नोक पर पकड़ लेते हैं। एडार अंदर आता है जो कहता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे लौटा दो। एरोंडेर कहता है बाकियों को छोड़ दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला। वो एक एक कर लोगों को मारने लगता है और जैसे ही ऑर्क्स ब्रॉनविन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो थियो बता देता है कि उसने वो तलवार का टुकड़ा कहाँ रखा है। अब आखिरकार वो टुकड़ा एडार के हाथ लग जाता है। एडार बाहर जाता है और कहता है सभी लोगों को मार देने के लिए। तभी वहां पर न्यूमेनॉर की सेना पहुंच जाती है और एडार गुस्सा हो जाता है कि ये लोग बीच में कहां से आ गए। गैलेड्रियल गजब तरीके से लड़ती है और गैलेड्रियल ने योद्धाओं को जैसे सिखाया था वो वैसा ही लड़ते हैं और एक एक कर ऑर्क्स को मारने लगते हैं। और महारानी पहाड़ के ऊपर से उन सभी को देख रही होती है और वो इसिल्डूर को नीचे भेजती है। कैप्टन मरते मरते बचता है क्योंकि उसे हेलब्रांड मौके पर बचा लेता है। इसिल्डूर अपने पिता से मिलता है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं मैं ठीक हूँ। गैलेड्रियल एरोंडेर से पूछती है कि इन लोगों का सेनापति कौन है और एरोंडेर एडार की तरफ इशारा करता है और कहता है उसके पास कुछ है जिसे लेकर आप उसे भागने मत दीजिएगा। इसके बाद गैलेड्रियल एडार के पीछे चली जाती है। हेलब्रांड गैलेड्रियल का पीछा करता है। एडार जंगल की तरफ भागता है और उसका पीछा कर रहे होते हैं गैलेड्रियल और हेलब्रांड सामने से आकर एडार के घोड़े पर हमला करता है और एडार गिर जाता है और हेलब्रांड उसे कहता है तुम मुझे भूले तो नहीं। एडार उसे कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। हेलब्रांड जैसे ही उसे मारने वाला होता है गैलेड्रियल उसे रोक लेती है और कहती है ये हमें जिंदा चाहिए। हेलब्रांड उसे कहता है कि तुम नहीं जानती इसने मेरे साथ क्या किया है। एडार कहता है तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि मैंने उसे मार दिया जिसे तुम प्यार करते थे। गैलेड्रियल ये सुनकर उसे कहती है कि इसे मारने से तुम्हारा दिल में जो आग है वो नहीं बुझेगा।
तो वहीं गांव में सोल्जर्स मिलकर मरम्मत कर रहे होते हैं और वैलेंडेर अपने दोस्त इसिल्डुर को कहता है कि गैलेड्रियल एक टुकड़ी को भेजने वाली है भागे हुए ऑर्क्स को पकड़ने के लिए, जिसमें वो दोनों जाएंगे, लेकिन उनका दोस्त ओनटैमो नहीं जाएगा। गैलेड्रियल एडार को बांध कर रखी है और गैलेडियल उसे पूछती है कि तुम ओरियोंडर हो जिसे सरोन उठा ले जाता था, उसे तड़पाता था। एडार कहता है कि हमें उरुख कहते हैं। गैलेड्रियल उसे पूछती है कि सरोन कहाँ है और एडार बताता है कि मॉर्गोथ के हार जाने के बाद सरोन ने ही मध्य धरती को बसाया है और उसे तलाश है इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का, और बताता है कि कैसे सरोन अपनी सेना को लेकर उसी शक्ति की तलाश में उतर गया था, लेकिन बहुत लोगों की जान गई। और सरोन के सपनों को पूरा करने के लिए एडार ने भी अपने बहुत सारे सोल्जर्स को गवा दिया और इसीलिए एडार ने सरोन को मार डाला। गैलेड्रियल इसका विश्वास नहीं करती। एडार कहता है कि उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसीलिए वो इस जगह को लेने के लिए आए थे। गैलेड्रियल उसे कहती है तुम्हारे प्रजाति का तो पैदा होना ही भूल है, इसलिए गैलेड्रियल उसके प्रजाति के एक एक को मार डालेगी। पर गैलेड्रियल जैसे ही एडार को मारने जाती है, हेलब्रांड उसे रोक लेता है। एडार हेलब्रांड से पूछता है तुम हो कौन, पर हेलब्रांड वहां से चला जाता है। हेलब्रांड गैलेड्रियल से बात करता है और हेलब्रांड उसे कहता है कि आज गैलेड्रियल के साथ लड़के उसे ऐसा लगा कि उसके साथ पहले जो भी हुआ है वो उस एहसास को अपने साथ रख कर भी लड़ सकता है। अब गांव में दावत चल रहा होता है, सभी बहुत खुश हैं कि उन्होंने ऑर्क्स को हरा दिया। महारानी ब्रॉनविन से मिलती है और ब्रॉनविन महारानी को धन्यवाद कहती है क्योंकि महारानी के वजह से आज उसके लोग जिंदा हैं। पर महारानी उसे कहती है कि तुम्हारे लोग तुम्हारे वजह से जिंदा हैं। ब्रॉनविन कहती है कि ये जिम्मेदारी वो नहीं उठाना चाहती थी। महारानी इस पर कहती है कि यही तो है एक सच्चे लीडर की पहचान। वहाँ पर हेलब्रांड आता है और महारानी ब्रॉनविन को हेलब्रांड से मिलाती है और ब्रॉनविन हेलब्रांड के लॉकेट को देखती है और कहती है आप वही राजा हैं जिसका हमें इंतजार था। और हेलब्रांड ना चाहते हुए भी हाँ कहता है, जिसके बाद सभी उसका जय जयकार करते हैं क्योंकि आखिरकार साउथलैंड के लोगों को उनका राजा मिल गया। एरोंडेर थियो से मिलता है और थियो बताता है कि जब वो तलवार के टुकड़े को हाथ में लेता था तो वो खुद को काफी शक्तिशाली महसूस करता था। एरोंडेर उसे कहता है तो फिर तुम्हें उस शक्ति से निजात पा लेना चाहिए और कहता है इस तलवार को तुम न्यूमेनॉर को दे दो जो रास्ते में इसे समुद्र में फेंक देंगे। थियो उसे खोलकर देखता है कि ये तो एक आम सा कुल्हाड़ी है। वो तलवार कहाँ गया? और वो तलवार है वॉल्ड्रेक के पास, जो तलवार को एक चट्टान में घुसा देता है और पता चलता है कि एक तरह का चाबी है जिससे डैम खुल जाता है और पानी बहने लगता है। इसिल्डुर घोड़े को संभाल रहा होता है पर वो संभाल नहीं पाता। तभी वहाँ उसके पिता कैप्टन आते हैं जो घोड़े को संभालता है। कैप्टन अपने बेटे को कहता है कि अगर घोड़े का मालिक दर्द से परेशान है तो घोड़ा कैसे शांत रहेगा। इसिल्डुर कहता है कि मैं दर्द में नहीं हूँ। तभी अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज आती है और साउथलैंड के जमीनों को चीरते हुए पानी ऊपर आने लगता है। यहाँ तक कि जमीन के नीचे सुरंग में भी पानी भरने लगता है जो आगे बढ़ते हुए जाता है सामने के पहाड़ में, वो भी नीचे लावा के तरफ, जिस वजह से ज्वालामुखी जाग उठता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ज्वालामुखी जल्द ही अपना रौद्र रूप ले लेता है और आग के गोले बरसने लगते हैं जिससे इंसान की जान जाने लगती है। भगदड़ मच जाता है, सभी सुरक्षित जगह की ओर भागने लगते हैं। तो वहीं गैलेड्रियल ज्वालामुखी को देख रही होती है और ज्वालामुखी धीरे धीरे साउथलैंड की तरफ बढ़ता है और वो सभी को अपने चपेट में ले लेता है। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 6 यहीं एंड होती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज्वालामुखी से पूरा साउथलैंड तबाह हो चुका है। गैलेड्रियल को होश आता है और वो चारों ओर देखती है और वो हेलब्रांड और कैप्टन को पुकारती है और उसे थियो मिलता है। गैलेड्रियल उसे कहती है उसके साथ रहने के लिए। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इसिल्डुर अपने दोस्त वैलेंडर को बचाता है जो चट्टान के नीचे दब गया था। महारानी रीजेंट आकर उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर वैलेंडर को निकालते हैं, लेकिन उनका दूसरा दोस्त ओनटैमो मर चुका है। इसके बाद वो तीनों जाते हैं लोगों को बचाने के लिए जो एक घर के अंदर फंस चुके हैं, पर लोगों को वहां से निकालते समय छत ढहने लगता है। महारानी तो बच जाती है लेकिन इसिल्डुर अंदर ही फंस जाता है। हारफुट कम्युनिटी के कारवां को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उन्हें दिखता है एक ऐसा जगह जो पहले हरा भरा हुआ करता था पर अब सब राख में मिल चुका है। सैडॉक उन्हें बताता है कि दक्षिणी पर्वत के बारे में जो आग उगलता है और वो आगे बताता है कि जब किसी शैतानी शक्ति का जन्म होता है तभी वो पहाड़ आग उगलता है। ये सुनकर नोरी और पॉपी उस मिस्टीरियस आदमी को देखती है
अब मिस्टीरियस आदमी एक पेड़ को देखकर अपनी भाषा में कुछ बोल रहा होता है। मालवा सोचती है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। सैडॉक कहता है शायद वो पेड़ से बात कर रहा होगा, पर तभी वो आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और डिली को ऐसा देखकर लगता है कि वो आदमी पेड़ को ठीक कर दे रहा है। पर अचानक से एक डाल टूट कर गिर जाता है और नॉरी और वो लड़की उस हादसे में किसी तरह बच जाते हैं। हारफुट्स उस आदमी को ऐसे देखते हैं कि क्या सही में वो आदमी उनकी कोई मदद कर भी सकता है। एलरॉन्ड राजा ड्यूरिन से कहता है कि वो मिथरिल के बदले में उन सभी को एरियाडोर में मिलने वाले खास अनाज और लकड़ियां देगा, वो भी अगले 5 सदियों के लिए, वो भी मुफ्त। ये सुनकर वो सोचते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा है। राजा उसे पूछता है कि वो भला एक एल्फ पे क्यों भरोसा करेगा। एलरॉन्ड राजा के सामने घुटने पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि उसे राजा की मदद चाहिए क्योंकि पूरी एल्फ की प्रजाति खतरे में है। राजा कहता है कि उसे अपने बेटे से बात करना है। अब अकेले में बात करते वक्त राजा कहता है कि उसे एलरॉन्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और कहता है कि हम अब खुदाई नहीं कर सकते वरना वो हमें अंधकार की ओर ले जाएगा। लेकिन राजकुमार ड्यूरिन अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। राजा के हिसाब से जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, जिन्होंने उनको बनाया है, हम अगर उनकी बात नहीं माने तो ये रियासत तबाह हो जाएगी, शायद पूरी मध्य धरती भी। राजा अपने बेटे से माफ़ी मांगता है और कहता है कि एल्फ का वक्त आ चुका है। डिसा बहुत गुस्सा होती है कि राजा मदद क्यों नहीं करना चाहता, लेकिन राजकुमार ड्यूरिन कर भी क्या सकता है। डिसा कहती है कि अगर हम किसी तरह मिथ्रिल को सुरक्षित तरीके से निकालने का रास्ता खोज लें तो शायद राजा अपना मन बदल लें, लेकिन प्रिंस ड्यूरिन नहीं मानता और कहता है कि उसके पिता यहाँ के राजा हैं और वो राजा के आदेश को टाल नहीं सकता। फिर वहाँ एलरॉन्ड आता है जानने के लिए कि राजा ने कहा क्या है और वो ड्यूरिन के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि मदद तो मिलने से रहा। ड्यूरिन को लगता है कि वो अपने दोस्त को आखिरी बार देख रहा है और इसीलिए वो रोने लगता है और जाने से पहले एलरॉन्ड उसे मिथ्रिल का वो आखिरी टुकड़ा दे देता है। एलरॉन्ड के जाते ही ड्यूरिन गुस्से में वो मिथ्रिल का टुकड़ा फेंक देता है उसी पत्ते के पास, पर मिथ्रिल के वजह से पत्ते में से कालापन गायब होने लगता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। गैलेड्रियल और थियो छुपकर ऑर्क्स को देख रहे होते हैं और थियो सोचता है कि आखिर ऑर्क्स ऐसा क्यों करना चाहते हैं। गैलेड्रियल कहती है क्योंकि वो यहाँ अपना दुनिया बसाना चाहते हैं, लेकिन थियो उन सब को मार डालना चाहता है। गैलेड्रियल उसे रोकती है और उसे शांत होने को बोलती है। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो भी जिंदा है और वो एक सिपाही को देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो उसका बेटा इसिल्डुर है, लेकिन सैडली वो इसिल्डुर नहीं है। महारानी के आने की खबर सुनकर कप्तान उससे मिलने जाता है और महारानी और वैलेंटिर के चेहरों को देखकर कैप्टन समझ जाता है कि शायद उसका बेटा अब नहीं आने वाला। वो पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। थियो सोचता है कि शायद सब मर चुके हैं, उसकी माँ एरोंडेर सब मर चुके हैं। वो दोनों पैदल चल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं जहाँ बचे हुए लोगों ने छावनी लगाई है। शायद हो सकता है कि ब्रॉनवेन वहीं होगी। अब चलते चलते वो लोग बात कर रहे होते हैं और थियो गैलेड्रियल से पूछता है कि आपने कितने ऑर्क्स को मारा है। गैलेड्रियल कहती है मैंने तो बहुत सारे ऑर्क्स को मारा है, लेकिन मारने से हमारे अंदर बुराइयां बस जाती है, ये कोई फक्र की बात नहीं है, और कहती है कि सोल्जर को खुद पर काबू होना चाहिए। गैलेड्रियल थियो को अपना तलवार दे देती है। महारानी, रीजेंट, कैप्टन और वैलेंडियर छावनी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो एक दिन का रास्ता है, और रानी धीरे धीरे अपने आँख की रोशनी खो रही है। कैप्टन रानी का हाथ पकड़ता है और रानी कहती है कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, और वो एलेंडिल को कहती है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हारफुट ग्रीनवुड पहुंचते हैं और सैडॉक और वो मिस्टीरियस आदमी एक टीले पर बैठे होते हैं, और सैडॉक उसे एक कागज देता है जिसमें नक्षत्र बना हुआ है और उसे कहता है कि ग्रीनवुड के लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारे सितारों को ढूंढने में। और वो मिस्टीरियस आदमी अपने सितारों की खोज में वहां से निकलने वाला होता है। तभी सूखे पेड़ पर पीला रंग का फूल खिल जाता है। उस आदमी के जाने से पहले नौरी उसे मिलती है और उसे एक एप्पल देती है। रात में नौरी अपने माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि उसे उस आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए थी, उसे अपनी माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। वो तो बस एक हारफुट है, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन उसकी माँ मैरीगोल्ड उसे कहती है कि तुम जाकर फिलहाल सो जाओ। थियो गैलेड्रियल से पूछता है क्या आपने कभी अपनों को खोया है। गैलेड्रियल बोलती है कि उसने अपने भाई और अपने हस्बैंड कैलीबॉर्न को खोया है।
और गैलेड्रियल थियो को बताती है कि वो पहली बार अपने पति से कहाँ मिली थी। साउथलैंड के लोगों के साथ जो भी हो रहा है, थियो उसके लिए खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसने वो तलवार ऑर्क्स को दे दिया। लेकिन गैलेड्रियल इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और कहती है कि समझदार लोग तुम्हारे दिल पर छुपे नीयत को देखते हैं और तुम्हारे नीयत में खोट नहीं थी। दोनों छुप जाते हैं क्योंकि वहाँ ऑर्क्स आने लगते हैं और उनके सामने ही एक ऑर्क्स होता है, पर दोनों बिल्कुल शांत बैठे होते हैं और वो ऑर्क्स वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस ड्यूरेन एलरॉन्ड के साथ मिलकर खान में जाता है और पत्थर को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी एक झटका महसूस होते ही दोनों रुक जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं। और बात करते हुए पता चलता है कि एलरॉन्ड ने शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता में जानबूझकर हार गया था। प्रिंस ड्यूरेन इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि हम दोनों के बहुत सारे नाम होते हैं जो सिर्फ हमारे परिवार वाले ही जानते हैं, और वो अपना नाम एलरॉन्ड को बताने वाला होता है, लेकिन एलरॉन्ड उसे रोकता है और कहता है कि अभी तो बहुत कुछ करना है। प्रिंस ड्यूरेन को डर है कि कहीं वो अपने दोस्त को खो ना दे। पत्थर तोड़ते तोड़ते उन्हें एक अंदर जाने का रास्ता मिलता है जहाँ बहुत सारा मिथ्रिल होता है, पर राजा वहाँ उन्हें देख लेता है और राजकुमार ड्यूरेन अपने पिता को बोलता है कि यहाँ पर मिथ्रिल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजा उन पर बहुत गुस्सा होता है और वो एलरॉन्ड को अपने राज्य से निकाल देता है, पर उसके पास अभी भी मिथ्रिल का एक टुकड़ा है। राजा अपने बेटे से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम बहुत कमज़ोर थे, सब तुम पर तरस खाते थे, लेकिन राजा को अपने बेटे पर दिखा बौने राजा के सफ़ेद दाढ़ी का झलक और ये देखकर उसे लगा कि उसका बेटा ज़रूर जिएगा। लेकिन राजकुमार अपने पिता पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जो भी करने वाला होता है राजा उसे रोक देते हैं और वो अपने पिता से कहता है कि उसे अपने दोस्त को मारकर कुछ भी नहीं पाना और कहता है कि एलरॉन्ड उसके लिए सगे भाई जैसा है। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन राजकुमार अपने पिता को बोलता है कि धोखा तो आप दे रहे हैं अपने राज्य के लोगों को। राजा गुस्से में अपने बेटे का आर्मर निकालकर फेंक देता है और राजा उसे कहता है कि तुम अब इसके काबिल नहीं रहे। अगली सुबह नौरी उठती है और वो अपने दोस्त को देखती है जो एप्पल खा रही होती है, लेकिन नौरी उसे कहती है कि इसे खाना बंद करो, हमें इसे बचा कर रखना है। लेकिन पॉपी उसे कहती है तुम बाहर निकल कर तो देखो, और वो देखती है कि उनके पास अब खाना ही खाना है। ये कैसे हुआ? पॉपी बताती है कि तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? उसी आदमी ने। हारफूड्स बहुत खुश हैं क्योंकि इतना सारा खाना से तो दावत भी हो सकता है। सब मिलकर आगे के लिए खाना कलेक्ट करते हैं। पॉपी पानी भर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ उसे एक पैर का निशान दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर वो अपने बाल्टी को छोड़ देती है और वो बहते हुए ड्वेलर्स को मिल जाता है जो उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढ रहे हैं। ड्वेलर्स उसी पेड़ के पास आते हैं जहाँ मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ था और वो उसी पीले फूल को अपने हाथ में लेते हैं और सोचते हैं कि इस बंजर ज़मीन पर हरियाली फैलाना शायद उसी आदमी का काम है। पर पता नहीं नौरी को अचानक से क्या होता है, वो उनके सामने आ जाती है और बोलती है कि वो आदमी उस तरफ गया है और वो तीनों अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर वो तीनों नौरी के पीछे होते हैं और ये देखकर सारे हारफूड्स वहाँ आ जाते हैं जो मशाल जलाकर उन तीनों ड्वेलर्स को डराते हैं और कहते हैं यहाँ से निकल जाने के लिए। पर वो औरत मशाल पर हाथ रखकर उसे बुझा देती है और वो हारफूड्स के कारवां को जला देती है, जिसे देखकर सभी रोने लगते हैं क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आखिरकार न्यूमेनॉर के योद्धा छावनी तक पहुंच जाते हैं और कैप्टन अपने बेटे के घोड़े बेरेक को संभाल रहा होता है जो काफी बेचैन होता है क्योंकि उसका राइडर वहां नहीं है और वो घोड़ा वहां से भाग जाता है। थियो छावनी में पहुंचकर अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है और अचानक से उसकी माँ ब्रॉनविन वहां आती है और उसे गले लगा लेती है जो घायल लोगों का इलाज कर रही थी, और वहां एरोंडेर भी होता है और थियो दोनों से मिलकर बहुत खुश है। अब महारानी को देखते हैं जो पहाड़ के ऊपर बैठी होती है और उसकी आंखों पर पट्टी होती है, शायद वो अब देख नहीं पाती। कैप्टन उसे कहता है कि हम यहाँ से 1 घंटे में निकलने वाले हैं। तभी वहाँ गैलेड्रियल आती है जिसे देखकर कैप्टन बहुत गुस्सा होता है और गैलेड्रियल रानी के सामने अपनी गलती कबूलती है कि इतने लोगों की जान सिर्फ उसके वजह से गई। लेकिन रानी उसे दुखी ना होने को बोलती है और कहती है कि न्यूमेनॉर फिर से लौटेगा। अब जो भी बचा हुआ है हारफूड्स उसे इकट्ठा करते हैं और लार्गो अपनी बेटी नौरी को हिम्मत ना हारने को बोलता है और वो सभी को हिम्मत देने के लिए कहता है कि हम सब हारफूड्स हैं और हम किसी को धोखा नहीं देते, सब एकजुट रहते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब हिम्मत पाकर नौरी निकलने वाली होती है उस आदमी की मदद करने के लिए, क्योंकि उसकी जान अब खतरे में है। पर वो अकेली नहीं है, उसके साथ पॉपी भी जाने वाली है। पर मैरी गोल्ड अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ेगी, वो भी जाने का मन बनाती है और सैडॉक भी उनके साथ जाने वाला है, जो उन्हें रास्ता दिखाएगा। महारानी न्यूमेनॉर के लिए निकल जाती है। एरोंडेर गैलेड्रियल से पूछता है कि आपको लगता है कि रानी अपना वादा निभाएंगी। गैलेड्रियल को पूरा भरोसा है कि रानी अपना वादा जरूर निभाएगी। ब्रॉनविन बताती है कि वो लोग अब निकलने वाले हैं और वो सभी जाएंगे पेलरगिर, एक नई शुरुआत के लिए। तो गैलेड्रियल अपने राजा के पास जाने वाली है, पर साउथलैंड के राजा यानी कि हेलब्रांड को देखते हैं जो घायल हो गया है। गैलेड्रियल उसके घाव को देखकर बोलती है कि हेलब्रांड को एल्विश दवाइयों की जरूरत है। हेलब्रांड कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी अपना सिर झुकाते हैं। हेलब्रांड और गैलेड्रियल लिंडन के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार ड्यूरिन खुद पर दोष डालता है कि उसके वजह से उसकी दोस्त की जान खतरे में है, लेकिन डिसा उसे कहती है कि तुम्हारे वजह से नहीं, तुम्हारे पिता के वजह से। वो बूढ़े हो गए हैं और चाहे वो माने या ना माने, तुम यहाँ के होने वाले राजा हो। डिसा कहती है कि वो मिथ्रिल हम दोनों की है और एक दिन हम मिथ्रिल को जरूर खोद निकालेंगे। राजा उस पत्ते को उसी बड़े से छेद के अंदर फेंक देता है जहाँ मिथ्रिल है, और वो पत्ता उड़ते हुए नीचे गिरता है और देखते हैं वहां पर बेलरॉग रहता है। इसका मतलब राजा हमेशा से ही सही था। मिथ्रिल को खोदना सही आइडिया नहीं है, ये बोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब हम एडार को देखते हैं जो अपने सेना को बोलता है कि अब तुम्हें धूप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूमि अब हमारी है। एडार कहता है कि हम इस साउथलैंड को दूसरे नाम से बुलाएंगे और वो दूसरा नाम है मॉर्डोर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें वो मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जो ग्रीन वुड पहुंच चुका है, और वो नौरी के दिए हुए एप्पल को देखता है और उसकी बातों को याद करता है जो कहती थी कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। तभी वहाँ वो किसी को देखता है। वो मिस्टीरियस आदमी उसका पीछा करता है और उसके हाथ से वो एप्पल गिर जाता है। उस एप्पल को दूसरा आदमी उठा लेता है। फिर देखते हैं वो अनजान शख्स कोई और नहीं, नौरी है। पर नौरी यहाँ कहाँ से आई? फिर वो अपना असली रूप में आ जाती है और देख पाते हैं कि वो वही 3 औरतों में से एक है जो मिस्टीरियस आदमी को ढूंढ रहे थे, पर उस आदमी को मारने के लिए नहीं। वो आदमी तो उनका मालिक है जिसका नाम है सौरॉन। इसके बाद कहानी जाती है एरेगियन में और हम एलरॉन्ड को देखते हैं लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर के साथ, जो सोच रहा होता है कि आखिर एल्व्स को कैसे बचाया जा सकता है, कोई तो तरीका होगा। लेकिन एलरॉन्ड उसे कहता है कि हमें राजा को आगाह करना होगा कि हम फेल हो चुके हैं और हमें ये द्वीप छोड़ना होगा। और वहाँ पहुँचती है गैलेड्रियल हेलब्रांड के साथ, और जब हेलब्रांड पर इलाज चल रहा होता है तो गैलेड्रियल अपने दोस्त एलरॉन्ड से बात करती है और बताती है कि हेलब्रांड साउथलैंड का राजा है। और एलरॉन्ड गैलेड्रियल से माफी मांगता है कि गैलेड्रियल को पश्चिम वाले जहाज में नहीं चढ़ाना चाहिए था। और गैलेड्रियल उसे बताती है कि वो उस जहाज से कूद गई थी क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और इतना सब कुछ सहने के बाद वो हार नहीं मान सकते। और वो एलरॉन्ड को भी हिम्मत देती है। हेलब्रांड आखिरकार लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि हेलब्रांड के मास्टर भी कैलिब्रिम्बोर की बहुत तारीफ किया करते थे। हेलब्रांड वहां पर 3 रत्न देखता है और पूछता है कि आप इनमें से बनाने क्या वाले हैं। हेलब्रांड एलरॉन्ड का रखा हुआ मिथ्रिल उठा लेता है और पूछता है ये किस लिए है। कैलिब्रिम्बोर उसे कहते हैं कि हमें यह अधिक मात्रा में चाहिए। हेलब्रांड उसे सलाह देता है कि आपको इसे दूसरे धातु में मिलाकर देखना चाहिए, हो सकता है इसकी शक्तियाँ कम ना हो बल्कि बढ़ जाए। न्यूमेनॉर में हम चांसलर को देखते हैं जो राजा के मीनार में होता है शिल्प कार्यों के साथ, और वो अपने अंदर काम कर रहे शिष्यों को बोलता है जिनमें यारिन भी होती है कि राजा हमें कभी भी छोड़ कर जा सकते हैं, इसलिए हमें उनके याद में एक स्मारक बनाना होगा और एक स्टैचू भी, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन शिल्पकारियों के ऊपर है। यारियन राजा का स्केच बना रही होती है। तभी राजा उसे कहने लगता है कि अगर हम पुराने तौर तरीके नहीं अपनाएं तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। यारियन मदद मांगने के लिए नीचे जाती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। राजा एक दरवाजा खोलता है और यारियन को अंदर जाने को बोलता है और कहता है बहुत देर हो चुकी है। यारियन उस कमरे के अंदर जाती है जहां वो उसी मणि को देखती है जो महारानी रीजेंट ने गैलेड्रियल को दिखाया था।
राजा गिलगलैड मिथ्रिल को देखकर कहता है क्या ये हमें बचा सकता है। कैलिब्रिम्बोर उसे कहता है कि इस पत्थर का यूज करके एक ताज बनाया जाएगा और उससे पैदा होने वाले असीम शक्ति हमें बचा सकती है। राजा उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि जब से वो ज्वालामुखी फटा है तब से दिव्य वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं और आखिरी पत्ते के झड़ने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैलिब्रिम्बोर राजा से एक मौका मांगता है, कहता है उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। हेलब्रांड के सुझाव से उसे बहुत कुछ समझ आ गया है और कैलिब्रिम्बोर उस तरह के ताकत को बना सकता है जो उन सभी की जान बचा सकते हैं। राजा उसकी बात नहीं सुनता, वो कोई चांस नहीं लेना चाहता और वो लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर से कहता है आपको यहाँ से लिंडन चला जाना चाहिए। एलरॉन्ड राजा से 3 महीने का समय मांगता है। राजा उसे कहता है कयामत नजदीक है और हमें निकलना होगा और कोई चारा नहीं है। एलरॉन्ड राजा से कहता है आप ही तो कहते थे उम्मीद हमारी आखिरी किरण है। ये सुनकर राजा एलरॉन्ड को एक मौका दे देता है। लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर हेलब्रांड के साथ काम करना शुरू करता है, बाकी शिल्पकारियों के साथ, और गैलेड्रियल हेलब्रांड को काम करता देखकर एक एल्फ को बोलती है कि जाकर साउथलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और उसके इतिहास, उसके वंश के बारे में जो कुछ भी मिलता है मुझे आकर बताओ। फिर गैलेड्रियल हेलब्रांड से मिलती है और उसे कहती है अचानक तुम में और लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर में दोस्ती कैसे हो गई। हेलब्रांड कहता है वो तो बस मदद करना चाहता था, पर वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि लॉर्ड कैलिब्रिम्बर के साथ वो काम कर रहा है और वो गैलेड्रियल को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। गैलेड्रियल कहती है कि तुमने भी मेरी जान बचाई थी। हेलब्रांड इस पर कहता है कि तुमने उससे कई ज्यादा मेरे लिए किया है, तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुमने मेरे असली ताकत को पहचाना। और अब हम उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं यानी के सरॉन को, और वही 3 औरत उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आया है और आपको जिसने भी यहाँ पर भेजा है उसने आपकी यादों पर पर्दा डाला है। वो कहती है कि वह सरॉन को उसकी दुनिया में ले जाने के लिए आई है और वो मिस्टीरियस आदमी उसे एक कागज दिखाता है जिसमें सितारों की तस्वीर है और वो औरत सरॉन को बताती है कि इसे कहते हैं मायावी मंडल, जहाँ से ये नक्षत्र दिखता है उस जगह का नाम है रून। और वो तीनों सरॉन को याद दिलाती हैं कि रून में आपकी ताकत सबसे ज्यादा होगी और जितने भी जीवित लोग हैं वो आपके गुलाम होंगे। फिर वो आदमी अपना पावर निकालता है जिससे वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर वो अजीब सी औरतें उन्हें बेहोश कर देती हैं और हम देख पाते हैं कि नॉरी, पॉपी, सैडॉक और मैरीगोल्ड वहां तक पहुंच चुके हैं, जो सोचते हैं शायद यहां आना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फिर नॉरी देखती है कि उन तीनों औरत में से एक गायब है और ये मौका देखकर वो जाते हैं उस मिस्टीरियस आदमी को बचाने के लिए। मैरीगोल्ड उन दोनों औरतों का ध्यान भटकाती है। नॉरी और सैडॉक उस मिस्टीरियस आदमी के पास जाते हैं और तभी मैरीगोल्ड को उस आदमी का बॉडी मिलता है जमीन पर पड़ा हुआ। तो ये कौन है? पता चलता है कि ये उन्हीं 3 औरतों में से एक है और वो सैडॉक पर चाकू से हमला कर देती हैं और जैसे ही वो नॉरी को मारने वाली होती है तभी मिस्टीरियस आदमी जाग उठता है और उसका पावर तेज हवा के रूप में बाहर निकलता है और वो तीनों औरतें अपने मास्टर को शांत होने को बोलती हैं और हारफुट्स भाग जाते हैं। सरॉन उन तीनों औरत से लड़ता है पर ड्वेलर उस पर काबू पा लेती है अपने पावर से और एक औरत पॉपी पर हमला करती है और सैडॉक उस औरत के पैर पर चाकू दे मारता है। फिर तीनों हारफुट मिलकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं लेकिन ड्वेलर उन पर आग फेंकने लगती है। नॉरी उस आदमी के पास जाती है लेकिन वो नॉरी से कहता है यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं असली में कौन हूँ। लेकिन नॉरी उसे कहती है कि हम सिर्फ अपने कर्मों के वजह से जाने जाते हैं, तुम क्या हो ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जैसे ही ड्वेलर तीनों हारफुट्स पर हमला करने वाली होती है तभी उसका पावर काम करना बंद कर देता है और देख पाते हैं कि ड्वेलर का स्टिक अब सरॉन के पास है। वो तीनों औरतों को बोलता है कि तुम जहाँ से आई हो उसी अंधेरे में चली जाओ और तीनों सोचने लगते हैं कि ये हमारा मालिक सरॉन नहीं हो सकता, वो ईस्टार है और उसके स्टिक में लगे एक रत्न से एक शक्ति निकलती है जिससे वो तीनों औरत वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैडॉक घायल हो चुका है और वो कहता है कि उसका कारवां से बिछड़ने का समय आ चुका है। सभी इमोशनल हो जाते हैं और सैडॉक का बस एक ही ख्वाहिश है कि वो आखिरी बार उगते हुए सूरज को देखना चाहता है। न्यूमेनॉर में जाने वाले जहाज को देखते हैं जिसमें हम महारानी रीजेंट को देखते हैं जो अंधी हो चुकी है और वो अपने सिंहासन पर जाने की प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि प्रजा को पता न चले कि वो देख नहीं सकती। एरेंडेल रानी को कहता है कि चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
रानी उससे पूछती है कि तुम्हें कौन संभालेगा। कैप्टन रानी को बोलता है, आपको याद है कि आपने पूछा था कि मैंने गैलेड्रियल को क्यों बचाया। सच बात तो ये है कि अगर मैं चाहता तो मैं उसे वहीं छोड़ सकता था, लेकिन अब इतना कुछ हो चुका है, दोनों बस यही सोचते हैं कि किसी की भी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार वो सभी न्यूमेनॉर पहुंच जाते हैं। लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर के कार्यालय में एक जोर का धमाका होता है। पता चलता है कि मिथ्रिल किसी भी धातु से मिलना चाहता ही नहीं, वो काफी जिद्दी है। कैलिब्रिम्बोर बहुत गुस्सा होता है कि वो सभी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, उनके पास वक्त भी नहीं है। तभी वहाँ हेलब्रांड आता है और कहता है, यही तो हम लोग गलती कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ताकत लगाकर। तब जाकर कैलिब्रिम्बोर को समझ आता है कि हमें धातुओं को आपस में आराम से मिलने देना चाहिए, जोर देकर नहीं। हेलब्रांड को इन सब चीजों में इतना ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए देखकर गैलेड्रियल को शक होता है। फिर वो उसी एल्फ से मिलती है जिसे वो ड्यूटी दी थी साउथलैंड के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए। फिर हेलब्रांड गैलेड्रियल से मिलने आता है और उससे वो बताता है कि हम 2 ताज बना रहे हैं, वो बस छोटे साइज में होगा। गैलेड्रियल उसे पूछती है, तुम्हारी असली पहचान क्या है? और वो आगे उसे पूछती है कि साउथलैंड का तो कोई राजा था ही नहीं, हजारों साल पहले वो मर गया, उसका कोई वंशज नहीं था। हेलब्रांड उसे कहता है, मैंने तुम्हें तो नाव में ही बताया था कि मुझे ये लॉकेट एक मरे हुए इंसान के ऊपर मिला। गैलेड्रियल हेलब्रांड से डरने लगती है और उसे पूछती है, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। हेलब्रांड उसे कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तो न्यूमेनॉर में रहना चाहता था, मैं तो बस उनसे लड़ रहा था जिससे तुम लड़ना चाहती थी। गैलेड्रियल शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि मुझे तुम अपना नाम बताओ। जवाब में वो कहता है कि जब से दुनिया का निर्माण हुआ है तब से मैं यहीं पर हूँ, मुझे कई नामों से बुलाया जाता है। तब गैलेड्रियल समझ जाती है कि सरोन कोई और नहीं बल्कि हेलब्रांड ही है। गैलेड्रियल उस पर हमला करती है और हेलब्रांड गैलेड्रियल को भेज देता है उस जगह पर जहां गैलेड्रियल बचपन में खेला करती थी। वहां वो अपने भाई फिनरॉड से मिलती है और उसका भाई उसे सरोन के बारे में बताता है, जो अपनी बहन गैलेड्रियल को बताता है कि सरोन भी एल्फ की तरह शांति बनाए रखना चाहता था। वो मध्य धरती को बर्बाद नहीं करना चाहता है, वो तो एक महाशक्ति के खोज में निकला है। फिर उसे एहसास होता है कि ये उसका भाई नहीं है, ये सरोन है। फिर वो उसी नाव में पहुंच जाती है जहां वो पहली बार हेलब्रांड से मिली थी। सरोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन गैलेड्रियल उसे कहती है कि तुम मॉर्गोथ के गुलाम हो। सरोन कहता है कि जब मॉर्गोथ की हार हुई तब उसे ऐसा लगा कि वो आजाद हो गया है, उसके लिए एक नए दिन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि मॉर्गोथ के वजह से जितनी भी तबाही हुई वो सरोन को ठीक करना होगा। पर गैलेड्रियल को सरोन के इन अच्छे बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी अचानक से समुद्र शांत हो जाता है और वह परछाई में सरोन को उसके असली रूप में देखती है। सरोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा, लोग तुम पर भी शक करते हैं लेकिन मैं तुम में रोशनी देखता हूँ। सरोन उसे कहता है कि तुम्हें तो याद होगा, तुमने पूछा था कि आखिर हम लोग मिले क्यों। इसका जवाब है कि मुझे रोशनी की तलाश थी जो मुझे तुम दोगी और मैं तुम्हें ताकत दूंगा, साथ मिलकर हम मध्य धरती को बचाएंगे। पर गैलेड्रियल उसके बातों पर विश्वास आसानी से करने नहीं वाली। पर सरोन कहता है कि उसके पास कोई और चारा है नहीं, क्योंकि सरोन के बिना एल्फ्स का सफाया हो जाएगा। इसके बाद गैलेड्रियल खुद को समुद्र के नीचे पाती है, वो डूब रही होती है। फिर असली दुनिया में एलरॉन्ड उसे पानी से खींच लेता है और वो एलरॉन्ड पर भी शक करती है, कहीं ये सरोन तो नहीं, और उसे साबित करने के लिए उसे सवाल पूछती है जिसका जवाब एलरॉन्ड को ही पता है और वो सही जवाब देता भी है। गैलेड्रियल कैलिब्रिम्बोर के कार्यशाला में जाती है ये जानकर कि काम पूरा हो चुका है। एलरॉन्ड उसे पूछता है कि हुआ क्या है, हेलब्रांड है कहाँ। गैलेड्रियल कहती है वो चला गया, अब वो नहीं लौटेगा। गैलेड्रियल लॉर्ड कैलिब्रिम्बर को बोलती है 3 क्राउन बनाने के लिए, लेकिन छोटे छोटे साइज में, क्योंकि एक भ्रष्ट करेगा, 2 बंटवारा करेंगे और तीसरा जो होगा वो संतुलन बनाए रखेगा। और उस क्राउन को बनाने के लिए लॉर्ड कैलिब्रिम्बर को वैलिनोर के खंजर की जरूरत पड़ेगी जो गैलेड्रियल के पास है। वो मिस्टीरियस आदमी नोरी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अपनी असलियत जानने के लिए रून जाना होगा। नोरी उसे पूछती है कि ईस्टार का मतलब क्या है। वो आदमी कहता है कि आम भाषा में इसका मतलब तुम विजार्ड समझ सकती हो। अब वो मिस्टीरियस आदमी नोरी के साथ कारवा में शामिल नहीं होने वाला। मालवा नक्शा देकर हारफुट्स को बोलती है कि अगले 10 दिनों तक हम ढलान वाले रास्तों में चलेंगे और सफर उनका आसान होगा। लेकिन पॉपी कहती है कि मालवा ने नक्शा उल्टा पकड़ा है, मतलब सफर कठिन होगा और उन्हें चढ़ाई करनी होगी और मालवा अपने पति सैडॉक को मिस कर रही है।
लार्गो और मैरीगोल्ड अपनी बेटी नोरी को बोलते हैं कि तुम्हें उस आदमी के साथ जाना चाहिए, तुम बाहरी दुनिया के लिए बनी हो। जाने से पहले नोरी अपने दोस्त पॉपी से गले लगती है और अपने मम्मी पापा को गले लगाती है। ये सीन काफ़ी इमोशनल था। पॉपी दौड़ते हुए अपने दोस्त को गले लगा लेती है और वो कहती है कि पता नहीं वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना कैसे जिएगी। पॉपी नोरी को बोलती है कि उस लंबू का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छा दोस्त है। नोरी कहती है पर तुमसे अच्छा नहीं। फिर नोरी उस मिस्टीरियस आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। गैलेड्रियल वैलिनोर वाले खंजर को पिघलाने के लिए भट्टी में डाल देती है और जैसे ही वो लोहा पिघल जाता है उसमें मिथरिल डाल दिया जाता है और वो दोनों धातु जुड़ जाते हैं और वहाँ काम कर रहे शिल्पकार उस धातु को एक ताज का आकार देने लगते हैं। तो वहीं एलरॉन्ड को नदी में वो कागज मिल जाता है जिसमें साउथलैंड के बारे में सारी सच्चाई लिखी हुई थी। एलरॉन्ड अंदर आता है और वो देखता है कि ताज रेडी हो गया है, जो साइज में छोटा है और बिल्कुल रिंग्स की तरह दिखता है और उसके ऊपर वही 3 रत्न जुड़े हुए हैं। गैलेड्रियल एलरॉन्ड के हाथों में वो कागज देखती है और आखिरी सीन में हम हेलब्रांड को देखते हैं जो पहाड़ के किनारे खड़ा होता है और वो ज्वालामुखी को फटते हुए देख रहा होता है, यानी कि वो अपने घर मॉर्डोर पहुंच चुका है। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एपिसोड 8 यही एंड होती है और एपिसोड 8 के साथ सीजन 1 भी यही कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।